हम कितने सालों से सुन रहे हैं भोजपुरी गानों में अश्लीलता है, इस पर क्या आपका टेक है? हर जगह अश्लीलता है। क्या हिंदी में नहीं है? चोली के पीछे क्या है सर? छत पे सोया था बहनोई में, कली समझ के सो गई, मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हुई। कौन सी गलती की बात चल रही है? आपके गाने भी देख रहा था मैं, पलंग सांगवान के। हाँ, टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के। तो एक पत्नी क्या कहेगी अपनी दर्द? बता दीजिए कि भाई प्यार करो, लेकिन प्यार की तरह करो। जबरदस्ती करोगे टूट जाएगी पलंग। और ये आम के स्वाद, तो वही तो है। कब ठेला पे कोई लड़की आम बेच रही है, हाँ। तो भाई जो पूछने वाला है तो भाव ही पूछेगा ना जी, भाई तुम्हारा आम कैसे है। अब हम तो आम की बात कर रहे हैं और दुनिया किसी और आम की बात सोच रही है, तो उसमें हमारी क्या गलती है? पवन सिंह, तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच में कि एकदम तलवारें सी खिंच गई? अच्छी बताइए। अगर वो कह रहे हैं कि आज उनके साथ कभी जीवन में काम नहीं करूंगा, तो आज तक तो चल ही रहा हूँ। उनसे ज़्यादा फिल्में की है मैंने, उनसे बाद में आके। दूसरी की जो अब मैंने पहले बात की जाति की, आज भी हम दोनों की जातियां, उनका ठाकुर है, मेरा यादव है। तो उनके लोग लगता है कि खेसारी क्यों बड़ा हो जाए, हमारे लोग को लगता है कि नहीं हमारा बड़ा है। तो वो लड़ते आपस में, फैन लड़ जाते हैं। रवि किशन जी, उनसे बात नहीं, रवि भैया का कोई योगदान मेरे जीवन में नहीं कभी है। बात भी नहीं हुई उनसे? होती है, जब भी मिलते हैं बड़े भाई के तौर पे मैं उनका सम्मान हमेशा से करता हूँ। भोजपुरी सिनेमा में भी जातिवाद है? जातिवाद हर दुनिया में है सर। खेसारी लाल यादव अगर इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो सिर्फ अपनी जाति की वजह से नहीं, आपके टैलेंट की वजह से। मैं इस बात को मानता हूँ सर, लेकिन जब लड़ना होता है ना हमारे लिए, हाँ। जब हम मुसीबत में होते हैं ना, तो सबसे पहले खड़ा वो होते हैं। आप लोग इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो अब तो आप इस स्थिति में हैं कि अगर ये जो ट्रेंड चला रहा है इसको तोड़ दिया जाए। सर, जो रास्ते बन चुके हैं उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। एक आपके साथ अभिनेत्री थी, उनके साथ आपका बड़ा विवाद चला, बड़े सुर्खियां बनी, काजल रघवानी उनका नाम था। तब मेरे लिए उस समय वो सही थी, तो आज भी वो सही है। अब उनके लिए मैं कितना सही और कितना गलत, कुछ सवाल के जवाब नहीं होते हैं। खेसारी भाई, आप इतने दिल से बात कर रहे हैं, एक बात और बताइए, ये प्यार हुआ आपको? क्यों नहीं होगा सर? इंसान हूं, किसको नहीं होता है? मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक बात है, मैं वही कह रहा हूँ। क्यों नहीं होगा प्यार? किसी को होता है प्यार, एक लगाव होता है, इमोशन होता है। मर्दों को प्यार नहीं होता है, आदत लगती है सर। खेसारी भाई, अभी गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह और रवि किशन जी एक साथ एक मंच पर थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जब बड़े स्टार हो जाते हैं तो शायद टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं। पहले हाथ से पैर छूते थे, अब घुटनों पर आ गए हैं। अब उनको हो सकता था जी दंडवत करना चाहिए था मुझे। अभी बच्चन साहब के सामने उनको भी दंडवत कर लेना चाहिए, या मोदी जी के सामने ऐसे पड़ जाना चाहिए उनको। नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप देख रहे हैं जिंगाबाद। और जिंगाबाद में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, शानदार गायक और भोजपुरी जो ऑडियंस है उनके दिलों पर राज करने वाले खेसारी लाल यादव। खेसारी जी, आपका स्वागत है जिंगाबाद में। जी प्रणाम। वेलकम। तो और बताइए, कैसा चल रहा है? बस आप सबकी दुआएं और मेहनत की बदौलत कुछ करने की क्षमता जो है शुरुआत है, और हर दिन कुछ ना कुछ करना है, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया ही होता है जीवन में। क्योंकि आप हर दिन जब करते हैं तो आपके जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ नया ही होता है। प्रयास करता हूँ कि कुछ बेहतर करता रहूँ, रोज बेहतर करने की कोशिश। हाँ। तो ये कोशिश कब से चली आ रही है बेहतर करने की? सच पूछिए तो मुझे लगता है कि जब मैं पैदा हुआ तो शायद मेरे पास कुछ नहीं था, और एक दुनिया मिली, धीरे धीरे बड़ा हुआ और सीधे एक जिम्मेदारी मिलती गई। क्योंकि गरीबी में हर आदमी जिम्मेदार हो जाता है, सिर्फ माँ बाप पे आश्रित हम नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि जब आपके पास गरीबी होती है तो आपके घर में हर वो छोटा से छोटा बच्चा भी मेहनत करने की इच्छा रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद मेरे पापा के और मेरे बड़े भाई की वजह से सिर्फ नहीं होगी, हम सबको मेहनत करके अपनी गरीबी को दूर करना पड़ता है। तो जिस परिवेश से आप आते हैं, क्या आपने बचपन में तय कर लिया था कि आपको सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, या परिस्थितियां ऐसी बनी? क्या क्या कुछ हुआ आपके जीवन में? वो दौर, बचपन कैसा गुजरा आपका? मैं चाहूंगा एक बार आप जरूर बताएं हमें। मेरी बचपन में बहुत प्रॉब्लम थी और गरीबी था, दूध बेचने से लेकर। और हमारे यहाँ बटैया खेत बोआ जाता था, क्योंकि हमारे पापा के और हमारे दादाजी के पास 4 या 5 कट्ठा ही खेत था। मैंने 4 बीसा होते हैं ना, तो हमारे यहाँ 4-5 कट्ठा बोलते हैं उसको। जी।
तो 3-4-5 कट्ठा ही ज़मीन थी उनके पास। हाँ। तो हमें 7 भाइयों को खाने पीने के लिए 5 कट्ठे से तो नहीं हो सकता ना। तो हम लोग अधिया पे, जो हमारे गांव के लोग हैं जिनके पास ज़्यादा खेत हैं, बताइए। ज़्यादा ज़मीन है, बटैया हम लोग उनके खेत बोते थे और सब भाई मेहनत करते थे। सब आपने भी खेत में काम बहुत किया मैंने, मुझे सब कुछ आता है, हर चलाने से लेकर, कुदाल चलाने से लेकर, बिया उखाड़ने से लेकर, रोपने से लेकर, हर वो चीज़। आप किसानी के जो भी आप पिता सिर्फ कहेंगे। किसानी करते थे? नहीं, पापा मेरे किसान नहीं थे। पापा दिल्ली रहते थे, चाचा मेरे साथ, वहाँ पे हम लोग गांव पे रहते थे, तो चाचा खेती करते थे। हम सब भाइयों को वही पढ़ाए भी, जितना भी हम पढ़े चाचा ने ही पढ़ाया। पापा का हम लोगों को बड़ा करने के लिए और उस किताब के पैसे के लिए और हमें कुछ बेहतर बनाने के लिए पापा मेहनत करते थे, और हमें स्ट्रांग बनाने के लिए चाचा मेहनत करते थे। पिताजी दिल्ली में नौकरी करते? हाँ, नहीं, उस समय चना बेचते थे पापा मेरे, चना बेचते? और रात में गार्ड की नौकरी करते थे दिल्ली में? हाँ, तो 2 ड्यूटी करते थे ताकि उनको डबल पैसे मिले। तो उसके लिए, क्योंकि 7 भाई थे, चाचा के 4 लड़के और हम 3 भाई, तो सब पूरी फैमिली मेरी एकजुट शुरू से है। तो उनके लिए भी पापा को ही सब कुछ करना है, क्योंकि अकेला कमाने वाले थे। बट धीरे धीरे इतना कुछ करने के बाद भाई बड़े, सब हमारे जो हमसे बड़े हैं सब बड़े हुए, तो धीरे धीरे सब कमाने लगे। फिर लिट्टी चोखा हम बेचने लगे, क्योंकि गायकी में वो स्कोप था नहीं उस समय। कहाँ लिट्टी चोखा बेचते थे आप? ओखला, संजय कॉलोनी एक जगह है आपको। हाँ, ओखला जी। हाँ, तो ओखला में संजय क्या कॉलोनी। उम्र होगी आपकी उस वक्त खेसारी भाई? उस समय 2004-5-6 की बात है, 4-5-6-7 तक। मतलब 2004 से लेके 7 तक आप लिट्टी चोखा बेचते थे दिल्ली में, ओखला में। तो उस समय मैं रामायण का गायक था, मैं रामायण महाभारत गाता था। गाते भी थे साथ? गाता मैं शुरू से, बचपन से ही। तो कब गाने की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कब आपने मैं गाना? दूध लेके जाता था तो मैं बहुत गाता था। तो मैं, आधे तो लोग दूध हमसे इसलिए लेते थे कि मैं गाता था, उनको गाना सुनाता था। तो इसलिए उनके घर पे 250 ग्राम, किसी के घर पे आधे किलो, किसी के घर पे 1 किलो, तो 5-7 किलो में दूध लेकर उसी उम्र में जाता था। तो घर घर हम लोग पहले देते थे कि इनके घर पहुंचाना है मुझे। आज आप लोग ये जितने भी ऑर्डर करते हैं ब्लैंकेट से चाहे चीज़ें, मैं ये काम, ब्लैंकेट वाला काम, मुझे लगता है कि 2001 से लेकर, या 1 से पहले 1996-97 से ये ब्लैंकेट का जो डिलीवरी बॉय होते हैं, हमने उसी समय डिलीवरी बॉय का काम किया था कि घर घर हम दूध पहुंचाया करते थे, और महीना लगता था तो उसका जोड़ के पैसा मिलता था। तो आपने पहले बिहार में ही गांव में काम किया, जो आप बोल रहे हैं दूध बेचने का, उसके बाद आप दिल्ली आ गए? नहीं, वहीं पे मैं गाता भी था, सीखता भी था। मैं वहाँ पे पहले, मैं जब 8 साल का था, तो मैं उतनी छोटे से ही गाना गाता था। तो मेरे चाचा, एक सिवान जगह है, तो सिवान से एक गायक थे रामाशंकर यादव जी, जो रामायण गाते थे, उनके साथ मैंने 6 महीने रहा। फिर वहाँ प्रॉब्लम आना जाने का हुआ, और सिवान का उस समय माहौल बहुत ख़राब था, तो उसके वजह से डर भी लगता था सिवान में रहने पे। तो फिर मैं चला आया। तो हमारे यहाँ के बगल के ही एक कमलाकांत मिश्रा जी गायक थे, जो रामायण के गायक आज भी हैं, तो उनके साथ मैं फिर रहने लगा। तो मैं 4-5 साल उन्हीं के साथ रहा। मैंने गायकी, बल्कि रामायण महाभारत सीखा, रामायण के हर वो चीज़ मैंने सीखी, महाभारत, शिव पुराण से लेकर हर चीज़ें, ताकि मैं व्यास बनूं। बट सिचुएशन ऐसी थी कि कार्यक्रम बहुत कम होते थे उस समय। 500, 600, 700 रुपये का कार्यक्रम होते थे। उसमें आदमी तबला वाले को क्या देगा, बैंजू वाले को क्या देगा, तो जो ऊपर से कमाई होती थी उसी में, जो हम गा रहे हैं कोई खुश होकर दे दिया तो वही हमारी बचत होती थी। जो सट्टा होता था उसमें बचत नहीं होती थी। बट धीरे धीरे चीज़ें होती गई, फिर नहीं समझ में आया तो फिर दिल्ली आ गए। फिर गए आपके कापासड़ा बॉर्डर पे, हमारे बड़े भाई रहते थे, वहाँ पे गए। वहाँ पे धागा कटिंग की, वहाँ भी समझ में नहीं आया। तो फिर, क्योंकि जाना कहीं और था, तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। अब गायकी के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी चीज़ें मैंने ट्राई में सब चीज़ें की कि तो कुछ हो जाए। आप लिट्टी चोखा बेचते थे और फिर रात में गाते थे? हाँ, वो होती थी मेरे साथ। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो पापा ने बोला कि भाई अब उसके बाद 2006 में मेरी शादी हो गई।
तो 2006 में शादी हुई तो फिर अब एक जिम्मेदारी और बड़ी हो गई। तो गांव के लोगों को जानते हैं कि भाई अब बीबी आ गई तो कमा के इसको कौन खिलाएगा। और 2006 तक आप कितना पैसा कमाते थे खेसारी भाई? वो 400, 500, 600, 700, 800 यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो ये सकता। गाना और लिट्टी चोखा बेच के सब मिला के? हाँ, मिला के। वो एक दिन की कमाई नहीं होती थी, वो कम से कम एक महीने की कमाई होती थी। वो एक दिन के 400-500 नहीं होते थे। बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ, तो वो एक महीने की कमाई होती थी, 400, 500, 800 ना, चाहे कभी कभी 2000 हो जाती थी। तो वो एक महीने की कमाई होती थी। ऐसा नहीं कि एक दिन में हम 500 कमाते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। दिल्ली में भी रामायण में गाते थे? हाँ, दिल्ली में भी मैं बहुत गाया हूँ, दुगोला वगैरह हर जगह। कौन सा आपका रामायण में सबसे आपका जो आपको दिल के बड़ा करीब हो? वो दुगोला होता है। हाँ। जैसे संवाद होती है। कुछ सुनाएंगे, कुछ एक संवाद कोई? अब संवाद एक्चुअली जब शुरू होता है ना, कि जैसे हम लोग जब शुरू करते थे, हम राम जन्म जब गाते थे, हाँ। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुत दिन है, अग्नि प्रगटे अग्नि चारों कर लेने। ये चौपाई है रामायण के अक्सर। तो हम लोग राम जन्म यहाँ से शुरू करते थे, फिर कृष्ण जन्म गाते थे। तो सारी किताब होती थी, आदमी पढ़ता भी था, उसको देखता भी था, उस समय के जो चीज़ें होती थी। तो आज मुझे 22 साल हो गया उसको छोड़े हुए, तो बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ भूल भी गया हूँ मैं। बट हाँ, उतना जानता हूँ कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, शिव क्या है, सरस्वती क्या है, क्योंकि हमने गाया है तो हमें वो पता है। बट धीरे धीरे वो चीज़ें हुई। उसी लिट्टी चोखा से 2 पैसे कमा के फिर मैं पैसे लगा कर कैसेट गाया, कैसेट फ्लॉप हो गया, फिर दोबारा लगा के गाया, फिर फ्लॉप हो गया, फिर तीसरा कैसेट थोड़ा बहुत चला। उसके बाद कंपनी प्रोजेक्ट होने लगे, कंपनी खुद ही कराने लगी, पैसा मेरा नहीं लगता। तो पहली कैसेट आपकी कब आई? 2005 में, 5 के 6 के शुरुआत में शायद। तो उसके पैसे आपके, मैं पढ़ रहा था कि आपके पिताजी ने उसके पैसे दिए? हाँ, पापा ने दिया था। कितना पैसा? वो समय 11,000 रुपये पापा दिए थे। और बाकी आपके पास कुछ था? नहीं, मेरे पास नहीं। हम लोग कमा के एक पैसे अपने पास नहीं, हम तो उस समय भी पापा से ही पैसे मांग के। तो 11,000 रुपए लगाया और कैसेट फ्लॉप हो गया। फिर मन टूटा? समय या आड़ी होता ना, टूटेगा ना सर। 11,000 रुपये की रकम बहुत होती है उस समय। 2005-06 में हमारे लिए 11,000 रुपया वो 11 लाख के बराबर था। तो फिर उसके बाद दूसरी फिर कैसेट मैंने शादी के बाद फिर मैंने दूसरी भी गाई। तो उस समय थोड़ा प्रोग्राम चलने लगा, तो मैं करीब महीने का 4,000 रुपये कमा लेता था। अच्छा। उस समय जी। तो उसी से थोड़ा बहुत पापा को 3,000 रुपये देना होता था। हाँ। और 1,000 रुपये अपने खर्चे के लिए यार। उसी में से अपने पेट को काट के 5 किलोमीटर 5 रुपये लगा के, नहीं बल्कि पैदल जाना है ताकि वो बच जाए। ऐसे करते करते फिर मैंने दूसरी कैसेट गाई, वो भी फ्लॉप हो गई। फिर तीसरी भी लगाई, तीसरी गाई, तब जाके थोड़ा सा चीज़ें बड़ा हुआ, धीरे धीरे चीज़ें फिर जाके शुरुआत होने लगी। फिर मेरी बेटी हुई 2008-09 में, और फिर एक कैसेट गाई मैंने, चुसता देवरा। वो देवर और भाभी के ऊपर कुछ गाने थे और मैं लड़की बना, और वो गाने मैंने गाया और खुद ही परफॉर्म किया, और वो रातों रात बहुत बड़ा हिट हो गया गाना, और इतना बड़ा कि सोच नहीं सकता मैं। उसके बाद मैं आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जब आप लड़की बनकर जब आपने ये एक्टिंग की शुरुआत की, तो आपको लगता था, क्योंकि कहते ना कि स्टीरियोटाइप्ड हो जाते हो आप, तो आपको लग रहा था कि आप इस इमेज से भी बाहर निकल आएंगे? किसी ने कहा सच पूछिए तो मैंने क्या बोला? गरीबी में ना चुनाव नहीं होता, चाहे वो खाने को हो या पहनने को हो या कहीं जाने को। हमारे पास चॉइस नहीं होती। हमें मिल रहा है कुछ, उस पे काम करते हैं। पेट भर रहा है ना, क्योंकि भूख लगी है, और भूख में ना इंसान जहर भी नहीं देखता है, उसको भी अपना भोजन ही समझ लेता है। और हम ऐसे ऐसे चीज़ भी किए हैं कि हमें जहर भी लगता था कि नहीं, 2-2, 3-3 दिन के बासी भात हम खाएं, नहीं खाया जाता था। अगर बासी हो गया तो उसको सुखा के उसका भूजा खाएं हम, क्योंकि वो अन्न हमारे पास था नहीं, तो वो नुकसान ना हो, कम से कम उससे भी अपना पेट भर ले। तो चीज़ें बहुत हुई है, और मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, मुझे लगता है ये चीज़ें मेरी पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए मैं बहुत अपने आप को बांध के रखता हूँ कि नहीं यार, दुनिया ने मेरी इज्जत नहीं की थी उस समय, इसीलिए मैं आज दुनिया की इज्जत। आप मनोज तिवारी के घर पे भी रहे थे? मनोज तिवारी? हाँ, मनोज भैया के घर पे मैं करीब 3 महीना या 4 महीना रहा हूँ। दिल्ली में? नहीं, मुंबई में। अच्छा, मुंबई में। स्टार बनने के बाद की बात है। स्टार बनने के बाद? स्टार बनने के बाद की। तो वो कैसे उनके घर पे? वहाँ पे एक मेरे बड़े भाई आज भी हैं, वो
मैं कहीं पढ़ रहा था या आपका सुन रहा था कि आप छुप के रहे थे वहां, कुछ ऐसा कुछ था क्या? हाँ, क्या था किस्सा ये? एक्चुअली देखिए, मनोज भैया बहुत बड़े स्टार उस समय के माने बिगेस्ट स्टार थे वो जी। और मैं कैसेट गाने वाला, एक एल्बम गाने वाला लड़का था। लेकिन मेरी कैसेट लगातार मनोज भैया को भी पता था कि एक लड़का है जो बिहार में सबसे सुपरस्टार बन चुका है और वो गा रहा है, बहुत बड़ा सिंगर हो गया है। तो हर आदमी अपनी कंपटीटर पैदा करना नहीं चाहता सर। हर आदमी की नियत में नहीं है आपको बढ़ते हुए देखना। अब उनके नियत में क्या है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे मानसिकता में ये चीज थी कि शायद उनको बुरा लग जाएगा। तो उनके साथ रहने वाले 2 लोग थे, प्रमोद पांडे आज भी उनके साथ हैं मनोज भैया के साथ, वो थे, और विकास सिंह वीरप्पन आज भी उनके साथ हैं मनोज भैया के साथ। तो इन लोगों से मेरा परिचित था, तो इनसे मेरा परिचय था, तो मेरा रहने का कोई जगह था नहीं। तो फिर वो लोग मुझे छुपा के रखते थे, क्योंकि मनोज भैया उस समय दिल्ली आना जाना उनका शुरू हो गया था। ये 2009-10 की बात है जी। तो उस समय दिल्ली आना जाना शुरू हो गया था, तो वो थोड़ा राजनीतिक में सक्रिय हो गए थे। तो कम आना जाना होता था, तो जब वो आते थे तो मुझे छुपना पड़ता था। कि उनको पता ना चल जाए कि और कोई रहता है, क्योंकि वहाँ पे भाई वही लोग केयर टेकर वही लोग थे जो दोनों मुझे मानते थे, प्यार करते थे। फिर मनोज भाई फाइनली एक दिन पता चली गया कि मैं यहाँ पे रहा हूँ। तब तक मैं अपना वहाँ पे डेरा ले चुका था। मुंबई मुझे पता नहीं थी, नई शहर थी। मैं सिंगर था, स्टार बनना अलग विषय है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगर स्टार है, चाहे कोई सी बड़े पद पे है, तो हर भाषा को जानकारी है आपकी, या हर सिचुएशन या हर जगह आपको पता है। तो वहाँ के लिए मैं बिल्कुल नया था, वहाँ के लोगों के लिए नया था। तो उन्होंने उस समय मेरा बहुत साथ दिया था उन्होंने। गुड्डू रंगीला जो कि 90 के दशक में बिहार में बड़े फेमस थे, बहुत फेमस गायक थे, उनके घर पे भी आप रहे? हाँ, उनके घर पे रहा हूँ मैं। वो कब रहे? वो वही 2004-5 की बात है कि कभी फुर्सत मिलता था। हाँ। 5-6 की बात है, उसी समय की बात है। तो जब फुर्सत मिलता था ना, तो मैं चुपके से, क्योंकि सुपरस्टार थे, उनके साथ रहना, उनके घर पे काम भी करना गर्व की बात होती थी। और सबके लिए होता है। जो उनके घर पे क्या काम करते थे? काम के उनका नौकर भाग गया था। हाँ। तो जानते थे कि मैं गायक हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी और वो दोनों गुरु भाई हैं, वो एक ही गुरु के शिष्य दोनों हैं। तो उससे एक लगाव भी था। कमला बाबा और गुड्डू रंगीला जी दोनों मैंने गुरु भाई हैं, दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो उसके वजह से एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था कि चलो हमारे गुरु भाई का शिष्य है ये। तो उसके हिसाब से भी मैं तो उनका नौकर बन गया था। तो उन्होंने पूछा था मैं जब गया था कि रोटी बनाते हो? बोला कि हाँ बना लेते हैं भैया। तो देखना बाबू चला गया है, वो उसके घर पे कुछ था, मुझे रोटी खाना होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं नया लोगों को रख नहीं सकता। तो बोला ठीक है मैं रह जाता हूँ। तो मैं एज ए समझिए कि एक छोटे भाई के तौर पे, उसको हम नौकर नहीं कह सकते, एक छोटे भाई के तौर पे। हाँ, तो मुझे लगता है खाना आजकल भी बनाते हैं, अब तो आप इतने बड़े स्टार हो गए। वक्त नहीं है सर, बनाने तो आता है, मन करता है। क्या क्या बनाने आता है? सब कुछ? मैं सब कुछ बना लेता हूँ, सब कुछ बना लेता हूँ जो हमें उस समय मिलते थे बनाने के लिए, वही चीज़ें, दाल चावल सब्जी। अभी नहीं कि अब कोई बर्गर पिज्जा कह दे तो सॉरी, मैं तो पता भी नहीं को बनता। आज भी आपके खाने में सबसे फेवरेट चीज क्या है आपकी? मैं सादा सिंपल खाना बहुत खाता हूँ, चिकन मटन से भी बहुत दूर दूर तक अब रिश्ता नहीं है। वो अच्छा भी नहीं लगता मुझे, पहले जैसा नहीं कि मुझे खाने का मन करता, अब नहीं, मन ही नहीं करता है। तो मैं सादा खाना ज़्यादा कोशिश करता हूँ और मैं घर का खाना ज़्यादा खाता हूँ, मैं बाहर की कुछ भी नहीं खाता। अच्छा। मैं 24 घंटा भूखा रह जाऊंगा, अगर आपके घर पे खाना होगा तो ही आऊँगा खाने, और नहीं तो रास्ते में कहीं कुछ लेके नहीं खाता। अब ये बताइए, अभी आपने गुड्डू रंगीला जी के बारे में बात की कि उनके घर भी आप रहे, बतौर छोटे भाई की तरह रहे, मतलब आपने बताया, लेकिन उनके बारे में जो ये भी है कि जो भोजपुरी गानों में जो अश्लीलता है, कि उन्होंने बड़े अश्लील गाने भी लिखे, ऐसा भी कहा जाता है। ये जो और ये जो चलन है हम कितने सालों से सुन रहे हैं, भोजपुरी गानों में अश्लीलता है, अश्लीलता है, इस पर क्या आपका टेक है? देखिए सच पूछिए ना तो कुछ चीजें चुपचाप हमने वो कहावत कहल जाला। हाँ। कि सच बात झूठ हो जाला, सच बात झूठ हो जाला चुपचाप के रहला से, और झूठ बात सच हो जाला बार बार के कहला से। कहाँ अश्लीलता नहीं है? कोई मुझे बता दे कि अश्लील कौन नहीं है और कहाँ नहीं है। जहाँ पुरुष है वहाँ औरत है, जहाँ संत है वहाँ चोर भी है, जहाँ मंदिर है उसके बगल में मटन भी कट जाता है, जहाँ दवा की दुकान है वहाँ दारू की भी दुकान है सर। तो सर झूठ और सच
अगर झूठ नहीं होता तो सच हम जान ही नहीं पाते कि सच होता क्या है। तो सही भी तो गाने होते हैं ना। हमारे कहने का मतलब मानसिकता, और आपको पता है कि एज ए कलाकार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें बेहतर करना है, बट हम प्रयास कर रहे हैं, करते हैं, और हर आदमी कर रहा है। नहीं, लेकिन तो जब आप- नए लड़के आते हैं, हाँ जब नए लड़के, क्योंकि हम भी आए थे, हाँ जब हम भी आए थे तो हमें जो रास्ता बताया गया हम वही शुरू किए, क्योंकि हमें रास्ता पता ही नहीं था। दुनिया ने जो हमें रास्ता दिखाया था उस समय हमें लगा था जी वही सही है, तो हमने भी किया। वो आज के आने वाले लड़के भी करते हैं। तो क्या अच्छे गाने लिखे ही नहीं जा रहे भोजपुरी नहीं, में? ऐसा नहीं है। मैं प्रेमानंद जी के ऊपर एक भगवान कृष्ण के नाम पे गाना गाया था। सर आप इतने प्यारे गाने हैं, आप सुनेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि तेरे प्रेम में पागल प्रेमानंद, तेरा प्रेम बड़ा तुझसे भगवान। उस गाने का व्यू सुनिएगा, मात्र 6 मिलियन। अच्छा। और मेरा एक दिन में कोई लोकगीत गाता हूं हाँ तो वो एक दिन में कम से कम 22 मिलियन, 15 मिलियन, 11 मिलियन, 6 मिलियन, 5 मिलियन जाता है। तो कोई भी आदमी बिजनेस कर रहा है। मुझे एज ए वर्कर में काम करता हूं, एक कलाकार हूं, मैं अपने लिए काम थोड़ी करता हूं, नहीं तो खेसारी, जनता के लिए काम करता हूं। ठीक बात है खेसारी, लेकिन मेरा ये कहना जो आप लोग इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो अब तो आप इस स्थिति में हैं कि अगर ये जो ट्रेंड चला रहा है इसको तोड़ दिया जाए। सर जो रास्ते बन चुके हैं, जो रास्ते बन चुके हैं उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। उस रास्ते पे सबको बंद होना पड़ेगा चलना, वो अपने आप रास्ता टूट जाएगा। आपका कहना है कि सबको ये शुरुआत करनी होगी, लेकिन ये आप मानते हैं कि अश्लील गाने हैं? कि अश्लील में क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ भोजपुरी में नहीं, हाँ। हर दुनिया में है, हर जगह अश्लीलता है। क्या हिंदी में नहीं है? चोली के पीछे क्या है सर? छत पे सोया था बहनोई में, कली समझ के सो गई, मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कौन सी गलती की बात चल रही है? बात वहां नहीं है। सच पूछिए तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। आपके गाने भी देख रहा था मैं, पलंग सांगवान के। हाँ, टूट जाई राजा जी पलंग सगवान के। तो एक पत्नी क्या कहेगी अपनी दर्द, बता दीजिए। और अगर पत्नी अगर बोल रही है, अपने पति की शिकायत कर रही है कि भाई प्यार करो, लेकिन प्यार की तरह करो, जबरदस्ती करोगे टूट जाएगी पलंग। तो मेरे कहने का मतलब जी कैसे कहा जा सकता है? एक राइटर की जो बथा होती है, लोगों को मजा भी तो आना चाहिए ना। ऐसे हम समाज, हमारे दुनिया को सुधारने के लिए गाने नहीं हो सकते सर। और ये आम के स्वाद। हाँ, तो वही तो है। कब ठेला पे कोई लड़की आम बेच रही है, हाँ। तो भाई जो पूछने वाला है वो तो भाव ही पूछेगा ना जी, भाई तुम्हारा आम कैसे है? क्या पूछेगा? ये डबल मीनिंग नहीं लगता आपको खेसारी भाई? ये डबल मीनिंग गाने हैं। अब वो आम बेच रही है सर, अब हम तो आम की बात कर रहे हैं और दुनिया किसी और आम की बात सोच रही है, तो उसमें हमारी क्या गलती है? एक दिमाग जो होता है ना सर, वो चश्मे की तरह ही होता है। हम एक साथ में चलने वाली लड़की, मेरे साथ में अगर मेरी बेटी चल रही है, मेरी बहन चल रही है, तो उस रिश्ते को आप डिसाइड करते हो जो आप उसको देख किस हिसाब से रहे हो। हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा उससे रिश्ता क्या है। लेकिन आप बाहर बैठ के ना उस चीज को डिसाइड कर लेते हो, क्या क्या लेके जा रहा है। ये दुनिया की दस्तूर है सर। पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम समाज को गाली दे देते हैं। किसी को गाली देना आसान बात है सर, लेकिन खुद को बेहतर बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये कोई समझ ही नहीं पा रहा है। हम सिर्फ दुनिया के अंदर बुराई ढूंढ रहे हैं। हम जिस दिन अच्छा बन जाएंगे भाई, दुनिया में हम भी हैं, दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। हम तो खुद बनना नहीं है। सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। क्यों? नहीं, वैसे तो एक गाना मुझे बड़ा, आपने सानिया मिर्जा को भी जो आपने गाना सुनाया था, मैं क्या बोला कि वो सच में एंटरटेनिंग था। नथिया वाली सानिया दूल्हा खोजली पाकिस्तानी। हाँ। वो एक इंसान का दर्द हो सकता है। तो जब सानिया मिर्जा को आपने सुनाया तो उन्होंने क्या कहा? उन लोगों ने बोला कि यार बहुत अच्छा है, आप लोग की तरफ हमारे नाम से गाने चलते हैं और मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। आप देखिएगा, मैं यारों की बात सानिया ने एग्जैक्ट क्या कहा था? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उन्होंने बुरा नहीं बोला था। हाँ। समझिए मैंने क्या बोला आपसे। क्या बोल क्या थे उसके, थोड़ा सा आप खेसारी में बहुत सुना। कुंवारे हिंदुस्तानी क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर धोनी से के बेटर, पठान सलमान संग कैलू बेमानी, नथिया वाली सानिया दुल्हा खोजलू पाकिस्तानी। यही गाना था जी।
अच्छा, जब ये हमारी बात हो रही है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, गानों के बारे में, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में ही। बार बार ये कहा जाता है कि भोजपुरी फिल्मों में जो महिला है उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। एग्जिट 5 मतलब महिलाओं को इस तरह से चित्रित किया जाता है, जिस तरह से चित्रित किया जाता है भोजपुरी फिल्मों में, कि वो गलत तरीका है, ऐसा कहा जाता है। इस पर आपकी क्या राय है कि गलत तरीके से महिलाओं को दिखाया जाता है भोजपुरी फिल्मों में? सर एक आपको आजकल वेब सीरीज देख रहे हैं आप? जी जी जी। कौन से वेब सीरीज ऐसा है, आप आश्रम देखे हैं? जी, आप आश्रम देखे हैं? हाँ, सर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने देखा। देखी होगी जी। उसमें समाज को सुधारने के लिए कौन सी चीजें दिखाई गई है? आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक संत के साथ आप एक लड़की को सुला रहे हो और दुनिया उसको नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लेके जा रही है। तो ये कौन सा समाज है सर जो हमें बुरा बोलता है? आखिर वो समाज कौन सा है जो उसी सीरीज को नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लेके जाता है? तो वो कौन सा समाज है जो हमें बुरा बोलता है? वो कौन सा वर्ग है? कोई मुझे क्लियर कर देना इस चीज के लिए, कि आप क्लियर करके बता दो कि वो जो बोलता है हमें, वो कौन सा वर्ग है? आपका कहना है डबल स्टैंडर्ड है ये सर हर दुनिया में होता है। दुनिया में सबको पता है सर कि औरत और मर्द ये सृष्टि की रचना है और सृष्टि इन्हीं से शुरू होती है। तो गाने पेड़ पे थोड़ी होंगे सर। औरतों को होना होता है तो औरतों को अगर गाना है तो चुम्मा ले ला राजा जी बन जाई जतरा, वो भी अपने राजा के बारे में ही बोलती है। क्या फिर से चुम्मा ले ला राजा जी बन जाई जतरा। तो उसको भी जब कुछ कहना होता है ना सर, तो वो भी अपने पति के बारे में ही कहती है। वो भी एक मर्द के बारे में ही बात करती है। और हमें जब बात करनी होती है तो हम भी एक औरत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही दो चीजें हैं कि एक औरत के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो औरत उसको समझ सकती है जी ये क्या बोल रहा है। एक मर्द के बारे में अगर वो बोल सकती है तो उस विधि को हम समझ रहे हैं जो औरत क्या बोल रही है। ठीक है, चलिए। जैसे एक चिड़िया की भाषा समझती है, एक जानवर की भाषा समझते हैं। जंगल सिर्फ शेर से नहीं होता सर, उसमें भेड़िए भी होते हैं, उसमें पंछी भी होते हैं, उसमें हाथी भी होती है, उसमें जेबरा भी होता है, उसमें खरगोश भी होते हैं, उसमें बिल्ली भी होते हैं, उसमें चींटी भी होते हैं, उसमें सांप भी होते हैं सर। इंसान में उसी तरह इंसान के भी हर आदमी के अंदर अलग अलग एक प्रजाति बसा हुआ है, अलग अलग विचारधारा बसा हुआ है। हम किसके लिए काम करें सर? हम सांप के लिए काम करें? हम शेर के लिए काम करें कि हम खरगोश के लिए काम करें? ये प्राकृतिक ने जिसको बना के भेजा है ना सर, उसने इंसानी बनाया है। हम भी जिस तरह जानवर कहे जाते हैं उसी तरह हम भी इंसानी कहे जाते हैं, बट उसमें प्रजाति तो है ना सबकी। तो प्रजाति से मुझे एक बात और याद आई, जाति। भोजपुरी सिनेमा में भी जातिवाद है। जातिवाद हर दुनिया में है सर। नहीं, पर ये तो गलत है खेसारी भाई। जातिवाद हर दुनिया में है, सिर्फ भोजपुरी में नहीं और बिहार में ही नहीं, बॉलीवुड में भी है। हर जगह जातिवाद है। कौन आदमी अपने जात को नहीं चाहता है कि मेरा जात है? नहीं, लेकिन जो शिक्षित हो गए हैं सर। लेकिन एक बात बताइए, खेसारी लाल यादव अगर इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो सिर्फ अपनी जाति की वजह से नहीं, आपके टैलेंट की वजह से। मैं इस बात को मानता हूं सर। ठीक है, लेकिन जब लड़ना होता है ना हमारे लिए, जब हम मुसीबत में होते हैं ना, तो सबसे पहले खड़ा वो होते हैं। तो आपका कहना है कि जातिवाद ठीक है? नहीं, बात तो नहीं है। फैमिली मेंबर हो गए, वो एक फैमिली मेंबर की तरह हो गए कि नहीं, वो बेचारे लड़ जाते हैं आपके लिए कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी हमेशा इसके खिलाफ हूं कि एक कलाकार की और एक समाज की जो आईना है उसके लिए जातिवाद मायने नहीं रखता है। उसके जातिवाद पे बात नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके लिए लड़ता है। आप, मेरे कहने का मतलब कि आप ही के इतने लोग हैं, 10 लोगों की टीम है जी, आप इनको जानते हैं, इसमें से कोई आपका अपना नहीं है। लेकिन जो आपके लिए लड़ता है उसके लिए लड़ेंगे ना सर। हाँ, लेकिन उनकी बात तो करेंगे ना। खेसारी भाई मेरी टीम है, हम ये कहते हैं हमारी टीम। उनकी बात करेंगे तो कि नहीं करेंगे? खेसारी लाल यादव की तो टीम पूरा बिहार है, पूरा पूर्वांचल मैं है। वही कह रहा हूं। मैं आप उस जगह पे उसको रखिएगा ना तो वो सही है। वो अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह पे गलत है। और जहां तक जातिवाद की बात है, ये शुरुआत पहले से ही है सर, पहले से, आज से शुरुआत नहीं है।
हर आदमी अपने चीजों को बड़ा चाहता है। इसको कैसे निकालिएगा? हम पैदा हुए तो हम यादव हो गए, हम पैदा इंसान ही हुए। आप पैदा होंगे तो इंसान ही पैदा हुए कुछ और। तो हमें शुरू से हमारे कान में चीजें डाली गई है सर, हम बचपन से वो चीजें पढ़े हैं। इतना जल्दी कैसे हट जाएं उससे? हम नहीं हट पाएंगे। तो अपने बच्चों को तो आप हटाएंगे? बिल्कुल, हमारे बच्चे तो हमारी बात कर तो टाइटल भी नहीं लगाते वो। बच्चे, आज के बच्चे टाइटल कहां लगाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो। आज के जनरेशन में देखिए, कोई आदमी, आज के बच्चे जो हैं, जो बाहर पढ़ते हैं, वो टाइटल तक नहीं लगाते, वो किस जाति के हैं पता ही नहीं है। तो खेसारी भाई, अगर भोजपुरी सिनेमा में मतलब टैलेंट की वजह, अगर किसकी क्या जाति है, कौन यादव है, कौन ठाकुर है, इस वजह से रोल मिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। हाँ। वो तो वहां जाने के बाद इंटरटेन के लिए कुछ चीजें सेट होती है और उसी पे जातिवाद के गाने हो जाते हैं कि हाँ चलो यार, मेरे लिए गा, मेरे लिए, मेरे मिले भाई, भैया गाओ, भैया गाओ, भैया आप भी गाओ, आप भी करो, आप भी करो। तो एक जो फैन बेस है ना, उसके तरफ से इतना रिक्वायरमेंट आ जाता है कि चलो यार इनको खुश कर देते हैं। ठीक बात, ये बात आपकी मान गया। एक फैन बेस है ना, तो उसको खुश करने के लिए मुझे पता है, जैसे कैसे आपने कहा कि ये अश्लीलता, कितने लोग कहते हैं सर। मैं जो भजन की बातें की कि तेरे प्रेम में पागल प्रेमानंद, तेरा प्रेम बड़ा तुझसे भगवान, कितनी जगह पूरी दुनिया सही है सर, तो इस गाने को अब तक 500 मिलियन होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि प्रेमानंद जी पर जो आपने गाना गाया, उसको कितना मिलियन गया? वो मात्र 6 मिलियन है सर, और आज 8 महीने हो गए। और बाकी गाने जो आपके जाते हैं? बाकी गाने सर एक दिन में 6 मिलियन हो जाता है। 6 महीने में 5 मिलियन, और बाकी गाने एक दिन में 6 मिलियन। तो मैं कैसे मानूं कि कौन से वर्ग के लिए मैं गाऊं? आप मुझे बता दो। मुझे यहां पे, मैं लोगों को बहुत मदद करता हूं भाई, मुझे भी अपने खर्चे हैं, मुझे घर चलाने हैं, मुझे लोगों को भी देखना है, शादियां कराता हूं, लड़कों को पढ़ाता हूं, दान करता हूं। तो मैं कमाऊंगा नहीं तो मैं लोगों का हेल्प कैसे करूंगा, मदद कैसे करूंगा? और जब लोगों के गाने नहीं चलेंगे तो कोई मुझे पैसा क्यों देगा सर? एक बिजनेस की थ्योरी। अच्छा बताइए, दारू बुरा है ना सर? बिल्कुल। तो फिर क्यों फैक्ट्रियां बनाती है? आधे से ज्यादा तो सरकार के लोग उस दारू को बेच रहे हैं, सरकार के लोग ही ठेका चलाते हैं। तो समाज सेवक है ना सर, तो उनको समाज में बुरी चीज नहीं बेचनी चाहिए ना सर? क्यों बेचते हैं लोग? सिर्फ इस, आपको मैंने क्या बोला कि बुरा अगर किसी को बनाना हो ना सर, तो आदमी 5 मिनट में बुरा बना सकता है, लेकिन अगर आपके बारे में 5 शब्द अच्छा बोलना हो ना, तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा क्या बोलूं यार इसके बारे में। तो बुरा बोलना, अगर किसी को गाली देनी हो ना, तो एक सांस में मैं 1000 गालियां दे सकता हूं, और आप भी दे सकते हो। बट अगर 5 शब्द अच्छे बोलने हो ना, तो सर उसके लिए सोचना पड़ता है कि क्या बोलूं मैं, क्योंकि वो अच्छे हैं और उसको सुनने वाले कम है। आज आप जितने भी वेब सीरीज में जाइए, या आप जितने भी फिल्में हो रही हैं, आजकल खुलेआम गालियां दी जा रही है सर, खुलेआम गालियां दी जा रही है। उस पे कोई सवाल क्यों नहीं? वो समाज में नहीं चल रहा है, तो उसको देखने वाले कौन लोग हैं? वो अंतरिक्ष से आते हैं? नहीं ना, उसको भी देखने वाले तो हिंदुस्तान के ही लोग हैं सर, और इस देश के ही लोग हैं, और मुझे लगता है आउट ऑफ इंडिया जहां भी चीजें। तो वो कौन से इंसान है जो इस गालियों को सपोर्ट कर रहे हैं? सिर्फ भोजपुरी को गाली दे देना है कि भोजपुरी अश्लील है, भोजपुरी अश्लील है? नहीं सर, पहले हमें आपको बदलना पड़ेगा कि हम कितने अश्लील हैं। बातें करना आसान है, समाज में 2 शब्द बोल देना ना, अपने आप को हम शिक्षित बना लेना ना, बहुत आसान काम है सर। 4 बात अच्छी तो बोलना होता है। लेकिन आपके बारे में तो लोग बहुत अच्छी बात बोलते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले मनोज तिवारी जी का इंटरव्यू लिया, तो वो बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरे बाद निरहुआ सुपरस्टार बना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, निरहुआ के बाद पवन सिंह बना, और पवन सिंह के बाद उन्होंने कहा खेसारी। और मैंने बल्कि रवि किशन जी के बारे में सवाल किया, उन्होंने कहा नहीं, वो इस लिस्ट में नहीं है। नहीं, उन लोग का अपना व्यक्तिगत चलते रहता है, बट वो दोनों बेहतर कलाकार हैं, बेहतर, और हमारे तरफ से हमेशा से सम्मान है उनका। दोनों से बात होती है आपकी? नहीं, चुनाव के बाद मेरी बात नहीं हुई है, मनोज भैया से हुई है, बाकी किसी से मेरी बात नहीं हुई है। और पैसे भी, मेरा बातें मनोज भैया से हमेशा से होता भी है, और हमेशा से बर्थडे में उनको विश भी करता हूँ, उनको कभी भी जरूरत होती है। तो मनोज भैया पर्सनली लेवल पे मुझे बहुत प्यार करते हैं, और वो मस्ती मजाक भी करते हैं, तो उनको बड़े भाई के तौर पे, क्योंकि उनका योगदान मेरे जीवन में है,
तो मैं इस योगदान को कभी भूलता नहीं। अच्छी बात है। और रवि किशन जी, उनसे बात नहीं, हुई रवि भैया कभी? का कोई योगदान मेरे जीवन में नहीं कभी है। बात भी नहीं हुई उनसे? होती है, जब भी मिलते हैं बड़े भाई के तौर पे मैं उनका सम्मान हमेशा से करता हूँ, और मेरा जो कर्तव्य है एक छोटे होने के नाते मैं उनका करता हूँ। वो मैं अपने तरफ से निभाता हूँ, अपने तरफ से निभाता यार हूँ। खेसारी भाई, अभी गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह और रवि किशन जी एक साथ एक मंच पर थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जब बड़े स्टार हो जाते हैं तो शायद टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं। पहले पैर तक से हाथ से पैर छूते थे, अब घुटनों पर आ गए हैं। ये आपके बारे में उन्होंने बात कही थी, रवि किशन जी ने। देखिए, अब उनके बारे में क्या बोलूँ मैं इस विषय पे। एक बड़े भाई है, अब वो द्वेष में आकर क्या बोल गए नहीं पता, बट मुझे लगता है ना कि दुनिया का हर वो आदमी किसी बेहतर संत के पास जाइएगा ना तो सर आपको चरण भी नहीं छूने देता। वो चरण भी नहीं छूने देता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऑरा है, एक एनर्जी है। वो नहीं चाहता कि किसी निगेटिव एनर्जी को शिफ्ट करे अपने अंदर, तो नहीं छूने देता। हम आज भी अपने पिता का पैर छूते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, तो हम ऐसे ही छूते हैं, और पूरी दुनिया ऐसे ही छूती है सर। तो रवि किशन जी को क्या बुरा लग गया? अब उनको हो सकता था जो दंडवत करना चाहिए था मुझे, हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने बड़ों के पास कभी दंडवत, कभी बच्चन साहब के सामने उनको भी दंडवत कर लेना चाहिए, या मोदी जी के सामने ऐसे पड़ जाना चाहिए उनको। तो आप तो करते नहीं, तो आपने तो कभी किया नहीं कि मैं, अगर आप बड़े थे आप किए होते तो शायद मैं भी देख के किया होता। आपने तो शुरुआत ही नहीं की थी। आपने कहा कि उन लोगों को देख के आप सिनेमा में आए, क्योंकि हम तो आपको देख के बड़े हुए थे ना सर। तो जब हम आपको देख के बड़े हुए तो आपने जो जो कर्म किया वही हम शुरू हो गए और उसी राह पे चल पड़े। तो इसकी दोषी तो आप है। बच्चों को बिगड़ने में गार्जियन का बहुत बड़ा हाथ होता है सर। क्या आप हमारी गलतियों पर उस समय क्यों नहीं डांटे? जी नहीं बेटा, तुमको एकदम दंडवत लेट जाना है, तुमको एकदम जैसे किसी का पैर पड़ना है ना तो एकदम सष्टांग हो जाओ। नहीं, पर एक बात बताइए खेसारी भाई, तो रवि किशन जी इतना आपको इतना प्यार क्यों नहीं देते जितना पवन सिंह को देते हैं? बस सर उनकी प्यार की जरूरत ही नहीं है मुझे मेरी जनता भगवान है और मेरी भगवान से मुझे प्यार मिलता है। रवि भैया का कोई योगदान थोड़ी है मेरे जीवन में, जब उनकी प्यार की जरूरत है। मुझे प्यार करने वाले इतनी सारी जनता भगवान की, एकदम मैं ऐसा उनके दिल में बसता हूँ। मेरे माँ बाप है मुझे प्यार करते हैं, मेरे बच्चे हैं मुझे प्यार करते हैं, मेरी वाइफ है मुझे प्यार करती है, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब उन प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, अब उनके प्यार के लिए मैं उनके पीछे थोड़ी भागूंगा सर। मेरे अपने काम है और मेरे काम से मुझे जाना जाता है। ये नहीं कि मैं कैसे रवि भैया मुझे प्यार करते हैं इससे मुझे दुनिया जानती है, नहीं। और कोई एक आदमी के प्यार ना करने से मेरा घर बंद थोड़ी होने वाला है। वो एक पर्सनल इंसान हो सकते हैं, भगवान नहीं है वो। भगवान होते तो शायद मुझे लगता कि शायद यार उनकी प्यार मुझे चाहिए और ज़रूरत है, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, ये मेरे लिए बहुत सही है। जब भी मैं मिलता हूँ मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। एक बड़े और छोटे का जो कर्तव्य होता है, हमारे संस्कार में कहा गया है, मैं जैसे दुनिया का पैर छूता हूँ, जो मेरे बड़े हैं, चाहे जैसे मनोज भैया का छूता हूँ तैसे उनका भी छूता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही छुआ है अपने बड़ों का। उन्होंने दंडवत सष्टांग नहीं हुआ, तो आप भी उसी तरीके मैं से भी उसी तरह छूता हूं और पूरी दुनिया छूती है। और ये कोई विषय ही नहीं है सर कि मैंने क्या बोला कि किसी को बुरा बनाने के लिए ना शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है सर, अच्छा बनाने के लिए शब्द ढूंढने की जरूरत है। पवन सिंह जिनके साथ आपने फिल्म भी, शुरुआत में कई फिल्मों में, एक दो फिल्मों में आपने रोल भी किया। मैंने एक फिल्म की, एक फिल्म की। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच में कि एकदम तलवारें सी खिंच गई? बात वहाँ है ही नहीं, मेरी कोई तलवार उनसे नहीं खींची है और ना ही कभी भविष्य में खींचेगी। मेरे कहने का मतलब कि जब आप सच बोलिएगा ना सर, तो सच बात सबको अच्छी नहीं लगती। सच बात हमेशा कड़वी ही होती है। नीम का पत्ता कड़वा होता है लेकिन आपके शरीर के लिए सही होता है, लेकिन उसको पीना कोई नहीं चाहता। तो ऐसा कौन सा नीम का पत्ता आपने दे दिया पवन सिंह को? मैंने क्या बोला, मैं एक उदाहरण दिया कि नीम का पत्ता कड़वा होता है। तो आप जब सच बोलोगे ना तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। और मैं हमेशा सच बोलता हूं। मैं उनका चमचा थोड़ी हूं, वैसे उनके बातों में, उनके गलत में भी हाँ बोलूं, सही में भी हाँ बोलूं। तो शुरुआत में तो दोस्ती थी जिंदगी में। होता क्या है ना सर, एक राजा और एक स्टार एक ही तरह होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा साम्राज्य कब गिर गया, क्योंकि हमारे लोग उस हकीकत से कभी मिलने नहीं देते।
बहुत बड़ी बात है। और जब हकीकत से परिचय होता है ना, तब तक हम खत्म हो चुके होते हैं। तो राजा को हमेशा प्रजा की देखनी चाहिए, जो प्रजा अपने जीवन को कैसे चला रही है। नहीं ठीक है, मैं वो उसी तरह के स्टार की जिंदगी मैं वो होती है। किस्सा आपसे जरूर सुनना चाहूंगा खेसारी भाई, क्या हुआ ऐसे आप दोनों के बीच में कि मतलब बातचीत में नहीं बल्कि एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने कहा कि नहीं वो आपके साथ तो कभी काम भी नहीं करना चाहते। मैं अभी रिसर्च कर रहा जब आप से बात करने से पहले। कोई बात नहीं, आज तक नहीं किया तो चल ही रहा हूं ना। पर हुआ कैसे, ये विवाद कैसे हुआ जब अच्छी अच्छी खासी बताइए, दोस्ती? अगर वो कह रहे हैं कि आज उनके साथ कभी जीवन में काम नहीं करूंगा, तो आज तक तो चल ही रहा हूं। उनसे ज्यादा फिल्में की है मैंने, उनसे बाद में आके। आप उनका फिल्म गिनवा लीजिएगा कभी आएंगे तो, और मेरा गिनवा लीजिएगा। शायद 100+ मैंने की होगी सिनेमा, या 100 हो गई होगी। और मेरे से 5 साल पहले वो आए थे इंडस्ट्री में। बट मैंने काम बहुत की सर, मैं मजदूर की तरह काम किया। आज भी एक मजदूर की तरह काम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा काम नहीं, मेरा कर्तव्य है। मुझे इस काम के लिए मैं दर दर भटका हूँ, और आज ये मेरे पास है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे खास है। अच्छा एक बात बताइए, आपने जो अभी तक आपने बड़ी अच्छी अच्छी आपने बातें भी कही, मैं कहूँगा सच में बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें भी आपने कुछ कही। आपने कहा कि बिल्कुल सब जो इंडस्ट्री के पहले लोग रहे, जो सीनियर थे, हम सीनियर से ही सीखते हैं। हाँ। तो मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, आपने मनोज तिवारी जी से क्या सीखा? सच पूछिए तो हम देखते थे उनको, सीखने का कभी मौका ना उनसे मिला। हाँ, मतलब देख के ही आपने कई चीजें अडेप्ट की होंगी, ऐसा मान देख के, सकते। ठीक है, देख के। और जैसे हम राम को देख के मानते हैं, वैसे ठीक है। वैसे ही रवि किशन जी से वही सेम। उनसे भी सीखा? नहीं, वही सेम ही स्थिति। सेम स्थिति। आप सीखता तो उससे है आदमी जिसके साथ रहता है सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये उसके गुण को सीखना, उसके आदतों को सीखना। अब ये बताइए कि फिल्म में आप क्या सीखिएगा सर, वहां तो स्क्रिप्टेड सब चीज होती है। तो जो डायरेक्टर लिखा होगा तो सोच डायरेक्टर की है, इनकी अपनी कौन सी सोच है? जो मैं फिल्म में करता हूँ वो मेरी सोच है। एक हम फॉलो करते हैं कि अपने से सीनियर लोगों को ना फॉलो करते हैं, हम फॉलो कर सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने किसी के ना लाइफ स्टाइल को फॉलो किया, ना ही किसी के स्टारडम को किया, किसी की गायन शैली को ना ही फॉलो की गायकी को फॉलो किया। अच्छा, मैंने पूछ लिए 2 लोग। और पवन सिंह? कुछ नहीं, क्योंकि वो भी आपसे पहले इंडस्ट्री सर में। उनको क्या फॉलो करेगा कोई आदमी? मैं अपने जीवन अपने हिसाब से, उनकी गायकी अलग है, मेरी गायकी अलग है, मेरी एक्टिंग अलग है, उनकी एक्टिंग अलग आपको है। गाने पसंद है उनके वैसे, पवन सिंह के? बिल्कुल। कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है उनका? सब गाने उनके अच्छे लगते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि वो गायक बुरे हैं, मुझे उनके गाने अच्छे लगते हैं। और जो हकीकत है वो हकीकत, सच बोलने में मुझे क्या दिक्कत है? जो सही है उसको सही बोलने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है सर। मैं सच बोलता हूं, इसीलिए मैं फंसता नहीं। आप उस समय से जितने खेसारी भाई देखिए, आपको नहीं बताना, क्योंकि देखिए हम बात करने बैठे हैं, बार बार आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ क्या? कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि एकदम बातचीत वाली स्थिति भी नहीं? क्योंकि दोनों आप इस दौर के भोजपुरी के बड़े चेहरे हैं दोनों, आप भी और पवन सिंह भी। देखिए हुआ क्या कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, समझ गए? दूसरे की जो अपने पहले बात की जाति की, तो हम बड़े हो गए। बट वहां की जो मानसिकता है ना सर, आज भी हम दोनों की जातियां, उनका ठाकुर है, मेरा यादव है। तो ये 2 जातों की हमेशा लड़ाइयां अक्सर गांव में हुई है। तो वो जो चीजें हैं ना, तो उनके लोग लगता है कि खेसारी क्यों बड़ा हो जाए, हमारे लोग को लगता है कि नहीं हमारा बड़ा है। तो वो लड़ते आपस में फैन लड़ जाते हैं, और वो लड़ जाते हैं तो कभी कभी डिफेंड करने के लिए उनके तरफ से उनको भी बोलना पड़ता है, कभी कभी डिफेंड करने के लिए मुझे भी बोल जाना पड़ता है। तो ये एक तरीके से ठाकुर और यादवों की जातिवाद की जो स्थिति है, ये आप दोनों के फैंस में भी आ गई। मैं फैन में ही आया है, हमारे अंदर नहीं है, दोनों में, दोनों के फैन में है ये चीजें। हाँ। आप जैसे वो कुछ बोल गए ना, तो आप उनके कमेंट में जाइएगा ना, तो आपको सिर्फ यादव मिलेगा उनको गलत बोलते हुए। मैं अगर कुछ बोल जाऊं तो मेरे कमेंट में आइएगा तो सिर्फ बड़े जातियों का ही हाँ वही मिलेगा आपको। रीजन उसका है, और जबकि वो बहुत वो जी जो बेहतर हैं वो कमेंट थोड़ी करते हैं, उनको वक्त है सर। जो बेहतर है वो हमें भी जानते हैं, उन्हें भी जानते हैं, उनको कमेंट करने का टाइम नहीं है। हाँ, जो एकदम बौराए हैं, जिनको समाज से लेना नहीं, जिनको कुछ लेना देना नहीं, वो आते हैं बेचारे,
वो उनको लगता है कि वो ही सही है। वो देखिए, मैंने क्या बोला कि इस दुनिया में कुछ भी गलत है नहीं सर। जहर पता है कि जहर है, फिर भी दुनिया उसको खाती है ना। उसको लगता है कि अभी यही मेरी शांति का सबसे बड़ा प्रतीक है जी। कोई रामायण राम के मंदिर में जाके अपने आप को संतुष्ट करता है, कोई बियर बार में जाके संतुष्ट करता है। सबसे बड़ी चीज ना कि मैंने क्या बोला कि आप जब एजे समाज के आईना बन के जाते हो ना, तो आपको बहुत सारी, मैं एक आईना हूं ना सर, तो मुझे हर आदमी का चेहरा दिखाना पड़ता है। अब मैं कहूं कि नहीं मैं हर आदमी का चेहरा, मुझे हर आदमी का चेहरा बनना पड़ता है सर। ये बताइए कि आपने इतने 100 से ज्यादा फिल्में की भोजपुरी में, तो आप भोजपुरी में सबसे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, या किसको आप सबसे बेहतर एक्ट्रेस मानते हैं? हालांकि फंस जाएंगे इसमें, किसी एक को अच्छा बोल दिया तो बाकी नाराज हो नहीं, जाएंगे। मुझे डर किसी से नहीं होता है। हाँ। डर किसी से नहीं लगता फेवरेट है। एक्ट्रेस कौन रही है अभी तक? मुझे उस समय की जो दौर में देखा जाए तो जब अभिनय के दौर में, तो उस समय रिंकू घोष जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। वो आज भी हैं, बट एज ए एक्टर हीरोइन काम नहीं कर रही हैं। इस दौर में जाइएगा तो अमरपाली जी बहुत अच्छी एक्टर हैं, और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस, और मनी भोजपुरी के दौर की कमाल के एक्ट्रेस हैं वो। एज ए एक्टर नो डाउट उनसे बेहतर अभी कोई नहीं है जी। अभी मैंने कुछ दिन पहले अक्षरा से भी मेरी बात हुई, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, तो वो भी, उन्होंने भी आपकी तारीफ की। तो अक्षरा के बारे में क्या कहेंगे आप? उनको किस तरह से आंकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एज एक्टर? देखिए, मैं आंकने वाला कौन होता हूँ? उनको जनता प्यार करती है भैया, और जब जिसको जनता प्यार करती है, मेरे गलत बोल देने से वो गलत नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि आपको दुनिया क्या बोलती है ना, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो मुझे अपने आप को सही बताने के लिए किसी को गलत नहीं बताना है। वो अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है कि उनका घर उनके अपनी काबिलियत से ही चलता है, उनकी अपनी मेहनत से चलता है। तो मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ कि नहीं वो ये ऐसे करती है, वो ऐसे करती है। वो उनको अच्छा लग रहा है, वो कर रही हैं, उनको जो बेहतर लग रहा है, क्योंकि उनके अपने सोच से ही उनका घर चल रहा है जी। उनके अपने सोच से, अपनी काबिलियत से ही उनको अपना काम मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। तो मैं सलाह देने वाला कौन होता हूँ कि नहीं उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए? नहीं, सॉरी, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, और वो मेरे मित्र रह चुकी हैं, हम लोग बहुत काम भी किए हैं उनके साथ जी। तो जब उस समय सही थी तो आज गलत नहीं है। वो हमेशा सही है, जो सही है वो सही है। जब उस समय सही थी तो आज गलत कैसे होगा जी? अच्छा, आपका जो करियर रहा अभी तक का, कई उतार चढ़ाव, विवाद, एक आपके साथ अभिनेत्री थी, उनके साथ आपका बड़ा विवाद चला, बड़े सुर्खियां बनी, काजल रघवानी उनका नाम था। तो उस दौर को किस तरह से आप याद करते हैं? सर एक बात बताएं, मैं जीवन में जब प्रॉब्लम में आता हूं तो खुश होता हूं। ऐसा? यस। खुश इसलिए होता हूं ना कि मुझे लगता है कि फिर से मेरे किसी अंग को मजबूत करने ही आ गया है। जब इंसान के पास 20 बीमारियां हो जाती है ना, तो अपने जीवन में बिना पढ़े ही डॉक्टर बन जाता है। वो इतनी दवाइयों का नाम जान जाता है कि उसको पता चल जाता है कि इस रोगों का ये दवा है। तो मैं कभी अपने प्रॉब्लम से भागा नहीं, मैं हंसता हूं। अब पहले परेशान हो जाता था, 2 साल पहले मैं बहुत परेशान होता था। मैं बैठ के मंदिरों में रोता था कि क्या किया मैंने, कुछ तो किया नहीं यार, गलत कैसे हुआ, क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्यों? मुझे लगता था कि मेरे साथ ही हो रहा है। जब लेकिन दुनिया में निकलने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो हर आदमी का एक प्रॉब्लम है यार। मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्योंकि मैंने उसको बड़ा बना दिया। अच्छा। मैं अपने सोच से बड़ा बना दिया, मैं उसके बारे में सोच के बड़ा बना दिया। तो फिर मैं आज जीने लगा। भविष्य नहीं जीता मैं, अब नहीं जीता, क्योंकि जो आदमी भविष्य जीता है ना, वो हमेशा तकलीफ में होता है। काफी विवादों में रहे, मैं देख रहा था उस दौरान, काफी विवादित रहा। अच्छा देखिए, मेरे कहने का मतलब कि मैंने क्या बोला जी, कि उनके बारे में भी मेरा यही जवाब है कि जब मेरे लिए उस समय वो सही थी, तो आज भी वो सही है। अब उनके लिए मैं कितना सही और कितना गलत, कुछ सवाल के जवाब नहीं होते हैं, और मैं उनके शब्दों को सवाल बनाना नहीं चाहता। ठीक बात है, ठीक बात। लेकिन खेसारी भाई, क्या कभी बात भी नहीं हुई काजल रघवानी से उसके बाद जब विवाद हुआ? कई बार होता है कि ठीक है, कई सालों बाद। अच्छा तो ये बताइए, उन्होंने इतना कुछ बात कर दिया है कि अब वही बातें होती है, लोग बात कर रहे हैं ना। मतलब आपने कभी बात नहीं की? कभी होता कि मेरी कभी जरूरत में रही नहीं वो सर कि मैं उनसे बात करूं। हाँ, कभी काम भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने खुद ही आकर इतना कुछ बोल दिया था कि अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने मन से ही उनके पास नहीं जाते हैं कि भाई खेसारी के साथ काम आपको करना है। तो फिर मैं अप्रोच नहीं करता कि भाई, जब उनके पास
सबको पता है। और मैं इतना इतना कुछ सुनने के बाद इतना भी मैं सर सही नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ को इतना जल्दी भूल जाऊं कि नहीं ठीक है, मैं अब करूँगा तो मैं गलत हो जाऊँगा और शायद मेरे से ज़्यादा गलत वो हो जाएंगे कि भाई जब मैं गलत था तो फिर आप दोबारा क्यों आई मेरे साथ काम करने या वर्क करने। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि मैं सही नहीं हूँ। तो खेसारी भाई, आप इतने दिल से बात कर रहे हैं, एक बात और बताइए, ये प्यार हुआ आपको? क्यों नहीं होगा सर, इंसान हूँ, किसको नहीं होता है, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक बात है, मैं वही कह रहा हूँ। क्यों नहीं होगा प्यार, किसी को होता है प्यार, एक लगाव होता है, इमोशन होता है। मर्दों को प्यार नहीं होता है, आदत लगती है सर। प्यार तो कहीं हो जाता है, आदत हर जगह नहीं लगती। तो आपको आदत लगी जीवन में? एक आदत होती है वो, क्योंकि आदत लत जो होता है ना, कफ पित्त बाई मुहले पजाई, एक आदत होती है ना, वो नहीं छूटती। बट एक समय पे सारी चीज़ें छूट जाती है। हम जहाँ काम करते हैं, हमें अपने प्रोफेशन से प्यार हो गया है, हमें अपने माँ बाप से उसी तरह प्यार है, उस मिट्टी से आज भी प्यार है, हम उस मिट्टी को छोड़ के भी आए हैं तो क्या है। तो आपको किसी से प्यार होता है तो कहीं ना कहीं उसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ गलत ही होता है, वो गलत ही होता है। हर प्यार गलत नहीं होता है। कुछ प्यार तो ऐसे होते हैं तो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी। एक माँ अपने बेटे के लिए अपनी खूबसूरती छोड़ देती है, वो भी तो प्यार ही है। ठीक बात। सुंदरता का मोह नहीं करती कि मेरा शरीर खराब हो जाएगा। तो हर प्यार का एक अलग परिकाष्ठा है, हर प्यार का एक अलग पहचान है। अब आप उसको किस हिसाब से लेते हैं। जब हम प्यार करते हैं तो दुनिया नहीं जानती है सर उसको, तब तो हम एक दूसरे के लिए सोना बेबी हो जाते हैं। लेकिन जब हटते हैं ना सर, तो पूरी दुनिया को, दुनिया के सबसे गंदे इंसान हम ही हो जाते हैं, चाहे वो लड़के की तरफ से हो चाहे लड़की की तरफ से हो। क्योंकि मुझे अपने आप को सही साबित करना है, इसलिए, क्योंकि मैं जब ऐसे कैसे साबित सही कर दूंगी मैं। हम रावण को गलत बताए तभी तो राम का चरित्र बेहतर हुआ। लेकिन उस समय अगर कोई राइटर राम का चरित्र गंदा बता दिया होता तो शायद रावण महान हो जाता। ये जो नई एक्ट्रेस है, नई अभिनेत्रियां हैं भोजपुरी में, इनमें आपको कौन लगता है कि बहुत अच्छा अभी कर रही हैं अभी मौजूदा दौर में जो आपके साथ? सर मुझे नहीं लगता अभी कोई बेहतर कर रहा है, क्योंकि उनको खुद से प्यार है, नफरत नहीं है। और कुछ बनने के लिए खुद से नफरत करनी पड़ती है। नफरत करनी पड़ेगी? यस। वो कैसे, जरा बताएंगे आप? आपको मन कर रहा है मीठा खाने का, नहीं खाना है सर, ये नफरत ही हुआ। आपको नींद आ रही है और सोना नहीं है, लेकिन सोना नहीं है, ये नफरत ही तो है। बॉडी दर्द कर रहा है बट जिम करना है, ये नफरत ही तो है। बुखार है उसके बावजूद भी हमें काम करना है, ये नफरत ही तो है। त्योहार है, पूरी दुनिया त्योहार मना रही है, उसके बावजूद भी आपको अपना रूटीन नहीं छोड़ना है, ये खुद से नफरत ही तो है। एक घटना मैं आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि नहीं साहब भोजपुरी में ऐसा भी नहीं है, मतलब इंडस्ट्री में, ठीक है, आपने अपनी बातें कही, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा। पवन सिंह के साथ कोई एक हीरोइन थी, मुझे उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, उनके साथ बड़ा विवाद हुआ, फिर उन्होंने सार्वजनिक तौर पे माफी भी मांगी, लेकिन उन हीरोइन ने कहा कि अब आज से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री ही छोड़ दूंगी, और उन्होंने सचमुच इंडस्ट्री छोड़ दी। सर एक हिस्सा हमेशा होता है, हमेशा होता है। आप जिस भी हीरोइन से पूछिएगा ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कंप्रोमाइज चलता है, कास्टिंग काउच चलता है, तो क्लियर बोलेगी हाँ चलता है, बट मैंने नहीं की, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं अपने टैलेंट के दम पे आई। आज मैं अपने टैलेंट के दम पे, मेरे पास टैलेंट होगा तो मैं कहीं काम कर लूंगी। आप जितने भी हीरोइन को मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आप सारे हीरोइनों का इंटरव्यू ले लीजिएगा, आपको यही बताएंगे मैंने नहीं कि, मेरे साथ गलत नहीं हुआ। तो होता है गलत क्या? तो ये बताइए सर, होता किसके साथ है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सारे हीरोइन तो अपने आप को आके बोल देते हैं कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, और गिन चुन के 10 को हीरोइनें हैं भोजपुरी में, और इस 10 के 10 यही बोलेंगे कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैंने गलत नहीं की। तो हुआ किसके साथ भाई? और जब इतनी गंदगी है तो फिर आप इसमें कर क्या रहे हो? जिसको गंदा लगा वो आज छोड़ दिया ना। और जिनका नाम आप ले रहे हैं, जिन एक्ट्रेस के नाम, उनके साथ कम से कम मैंने 3 एल्बम किया है। मैं नाम उनका बोल रहा हूँ खेसारी भाई, बल्कि नाम ढूंढने। अंजलि राघव जी, अंजलि राघव, उनके साथ मैंने बहुत पहले काम किया है, और भोजपुरी से ही आई हैं।
हरियाणी में भोजपुरी से गई हैं वो, हरियाणी बाद में किया उन्होंने, पहले भोजपुरी ही करती थी वो। उस समय मैंने उनके साथ भी किया, उनके बहन के साथ किया। उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी अब। देखिए वो उनका अपना विषय हो सकता है, उनकी अपनी चुनाव हो सकती है, उनको गलत लगा उन्होंने छोड़ दी। लेकिन हमारे यहाँ के हीरोइनों को तो गलत भी लगता है सर। हमें बुरा बनाना है अपने आप को सही बनाने के लिए। उनकी प्रॉब्लम ये है, हर लड़की यही कहती है कि मुझे किसी ने टच नहीं किया, मुझे किसी ने छुआ तक नहीं, मुझे किसी ने कंप्रोमाइज करने की बात नहीं की। और जैसे आप दूसरी हीरोइन से पूछोगे सेम बोलेगी। लेकिन होता है सर तो किसके साथ होता है भाई? इसलिए मैं आपसे लोगों से भी कहूँगा, और जितने भी मेरे को देख रहे हैं, अगर आप भोजपुरी हीरोइनों को बुलाइए ना सर, तो आप लोग गीता रखिए, गीता पे कसम खिलाइए कि मैम पहले कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। वो तो हमें पता भी है गीता को भी धोखा दे देंगी, लेकिन फिर भी खिलाइए। जानते हैं क्यों? नहीं तो आप ये, अब इसमें दो बातें हैं कि आप कह रहे हैं कि भोजपुरी की जो हीरोइन है वो झूठ बोलती हैं, नहीं तो आप मेरे या भोजपुरी में सचमुच ये होता है? सर मुझे झूठा सा और मुझे गलत बनाने, पूरी इंडस्ट्री को, डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर हीरो तक सर, जितनी भी मैंने लड़कियों का इंटरव्यू और ब्रॉडकास्ट, क्या बोलते हैं इसको, पॉडकास्ट, ये जहां भी गई है ना, सबने भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को, भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक को इन्होंने नीचा ही दिखाया है। मुझे इस बात का बुरा लगता है कि आप उसी इंडस्ट्री से बड़े हुए हो, उसी इंडस्ट्री से पहचान मिली है, आपके साथ गलत हुआ ही नहीं, आपके साथ कंप्रोमाइज हुआ ही नहीं, आपके साथ कास्टिंग काउच हुआ ही नहीं, तो ये हुआ किसके साथ? तो आप दुनिया का ठेका लेके रखे हो। और दसों के जितने भी हीरोइन है सबसे पूछिए तो यही जवाब है कि मेरे साथ नहीं हुआ, मैं टैलेंट के दम पे यहाँ काम करती हूँ, मेरे पास टैलेंट था इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो भाई सब अपने टैलेंट के ही दम पे आई। तो ये जो कास्टिंग काउच और ये जो कंप्रोमाइज वाली बात ये लोग कहती हैं, ये होता किसके साथ है? इनसे पूछिएगा जरूर। अगर आपके साथ कोई हीरोइन ऐसे बोले, अपने आप में बहुत गलत नैरेटिव सेट ये गलत नैरेटिव सेट करके अपने आप को सुंदर बना देती हैं, बाकी 9 लड़कियों को बुरा बना देती है कि उनके साथ हुआ है। लेकिन उन लड़कियों से भी पूछिएगा ना तो वो भी लड़की यही जवाब देगी कि मेरे साथ नहीं हुआ, मैं कंप्रोमाइज नहीं की, मैंने अपने टैलेंट के दम पे काम किया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, बंद करो यार, किसी को बुरा बनाने के लिए, किसी अपने आप को सही बनाने के लिए पूरी दुनिया को बुरा बना देना है। सर बुराई को अच्छा करने के लिए ना बुरा बनना नहीं पड़ता है। आप अच्छे हो जाओ ना अपने आप, आपको देख के वो बुरा भी अच्छा हो जाएगा। तो हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें सिर्फ बताना है कि हम अच्छे हैं। ठीक है। तो खेसारी लाल यादव बचपन में गरीबी में रहे, संघर्ष किया, गाना गाना शुरू किया, परफेक्ट भोजपुरी के जाने माने सिंगर बन गए, अभिनेता बन गए। तो लगता है इतना काफी नहीं था कि आपको नेता भी आपको लगा कि अब नेता भी बन जाना चाहिए? आपने अभी चुनाव भी लड़ लिया और मुझे लगता है चुनाव के बाद रास्ता भी तो हमारे बड़े भाइयों ने ही सेट किया था ना। अब मैं इनको बोलूंगा तो बोलेंगे जो इसके अश्लील गानों का भी जिम्मेदार मैं। बिल्कुल है, ये शुरू इन्होंने किया था। मेरे कहने का मतलब कि कोई भी चीज जब शुरू होती है ना सर, तो मैंने अच्छा जो रास्ता बनता है उसी पे गाड़ी चलती है ना सर, हमको इतना बता दीजिए। तो यानी आपका कहना है आप चुनाव भी लड़े तो इन्हीं लोगों को देख के, रवि किशन, मनोज तिवारी? नहीं, इन्होंने रास्ता बनाया ना एक, ये जाओ चुनाव, हम भी लड़े तो हम भी नेता बने बने। बट मेरा सच पूछिए तो चुनाव शुरू से लड़ने का कोई इरादा नहीं था, और मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ। मैं एज ए कलाकार बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है ना कि मैं झूठ बोल नहीं सकता, और मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ सर, स्वर्ग का नौकर नहीं बनना है मुझे किसी के आदेश पे काम करना हो ये मुझे मंजूर नहीं। पर कैसे फिर आप चुनावी राजनीति में आ गए? वो एक सिचुएशन ऐसा आया कि मुझे लड़ना पड़ा, और वो उस विषय पे कई बार बात हो चुकी है। लालू जी ने आपको कहा? हाँ, तो वो सारी चीजें, हाँ, लेकिन ठीक है, वो गार्जियन है, उनके बातों को नहीं काट सकता मैं, और ना ही कभी काटूंगा। और प्रयास करता है कि मैं जिसको मानता हूँ, दुनिया उसको क्या कहती है मेरे लिए बड़ा विषय नहीं। लेकिन खेसारी भाई ये बताइए, लोग इतना आपको पसंद करते हैं, और मैंने भी, आप जब चुनाव लड़ रहे थे, मैंने भी बिहार चुनाव कवर किया, उस दौरान खूब भीड़ आपकी सभाओं में उमड़ती थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि भीड़ का आना और वोट देना दोनों अलग अलग चीजें हैं? अच्छी बताइए, जिसके लिए भीड़ नहीं आती उसके लिए वोट कैसे आएगी? हमको इतना बता दीजिए। जब हम आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपको क्यों चाहेंगे जब आप मेरे जीवन में आओ?
ये तो विदाउट नेरेटिव सेट कर दिया गया है, जो जिसके लिए भीड़ होती है उसके लिए उनको वोट नहीं दिया जाता है, हमें देखने के लिए। भाई वो रोज देख रहे हैं, हमें रोज टीवी पे देखते हैं, रोज अपने मोबाइल पे देखते हैं, वो हमें प्यार करते हैं इसलिए हमारे पास आते हैं सर। अब उस विषय पे मुझे नहीं जाना है क्योंकि वो चुनाव खत्म हो गई और मैं राजनीति पे नहीं बोलना चाहता कि अब ये बताइए, हम राजनीति आगे करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं। तौबा। आगे पता नहीं क्या होगा, बट अभी मेरे दिमाग में और मेरे दिल में कुछ नहीं है कि मैं राजनीति करूं। सर मैं कलाकार बहुत बेहतर हूं, मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं बीजेपी के नए राष्ट्र और मैं देख, मेरा कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे। हाँ, नहीं, मैं सुरक्षा के लिए मरता हूँ, ना मुझे गार्ड चाहिए, ना मुझे बाउंसर चाहिए, मुझे ये सारी चीजें से बड़ा दूर रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना नॉर्मल रहूँ ना कि लोग मुझे बेटा समझे, मुझे इतना वीआईपी ना समझ लेना कि मेरे से मिलने से भी डरे। मैं हमेशा से बेटा बन के रहना चाहता था और बेटा ही रहना चाहता हूँ। अगर भगवान ना खुदा ना खास अगर मैं नेता बनता सर, तो उसमें मेरा फायदा कुछ नहीं था, मेरा लॉस होता, क्योंकि मैं जो वादा किया था अगर सरकार नहीं करती तो कुछ हद तक मैं अपने फाइनेंस से मैं प्रयास करता कि मैं करूं, अपने अप्रोच से प्रयास करता कि वो हो, क्योंकि मैंने वादा किया था। और मैं जनता के बीच में ऐसा नहीं कि मुझे कोई जानता नहीं है, मैं मुंह बांध के भी निकलता हूं ना सर, तो दुनिया 10 गो फोटो के लिए भैया थोड़ा सा मास्क हटा दीजिए। तो ऐसी चीजें हैं, तो एक पहचान एक चेहरे के लोगों के लिए ना ये नहीं बना है मुझे सर। पर ये बताइए कि जब चुनाव लड़े, आपने ये तय कर लिया कि अभी राजनीति से फिलहाल कुछ वक्त के लिए तौबा, अब अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए खेसारी भाई, इतने बड़े सुपरस्टार आप, और जब आप चुनाव लड़ने के तो आपको सम्राट चौधरी जी ने नचनिया कह दिया, उस पर भी बड़ा विवाद हुआ, तो आपको दुख नहीं हुआ यार कहाँ आ गया हूँ, क्या करने आ गया हूँ? नहीं देखिए, सच पूछिए तो आपको जो आपको समझते हैं ना सर, वो आपके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, वो आपको सलाह देंगे। समझाने का मतलब ये नहीं होता कि समाज में हम किसी को बेइज्जत और अपने गलत भाषाओं से उसको संबोधित कर दें। जिसको ये बात समझ में आती है ना, आपको आपका फादर चाहे लाख गलत कर दो ना, समाज में आपको बेइज्जत नहीं करता है फादर। अगर आप मेरे शुभचिंतक हैं तो जी बिल्कुल। शुभचिंतक का मतलब ये नहीं होता कि समाज में आप मुझे बेइज्जत कर दो। शुभचिंतक का मतलब ये होता है कि आप अगर मुझे प्यार करते हो और मुझे आप बदलना चाहते हो और कुछ सिखाना चाहते हो, तो आप मुझे बैठाकर बात करोगे जी, कि आप बात करो बेटा, ये सही नहीं है, वो गलत है, इस पे आपको विचार करना चाहिए। या मुझे मारोगे भी, अगर आप मेरे गार्जियन हो तो आप मुझे डांटोगे, मारोगे, जो भी करना होगा, लेकिन वो हमारे और आपके बीच की बात हो सकती है। वो समाज खुलेआम समाज में नहीं हो सकता है। बट सम्राट भैया मेरे बड़े भाई के तौर पे आज भी हैं, कल भी थे, मैं उनके बारे में कभी गलत नहीं बोला। बट मैं नचनिया हूं, मुझे पता है मैं नचनिया हूं, बट हर आदमी नाचता है। मैं क्यों नाचता, वो नहीं नाच रहे हैं, वो भी नाच रहे हैं पेटी के लिए ना सर, पेट के लिए ना। कोई किसान बन के नाचा। धरती एक पृथ्वी जो है एक स्टेज की तरह है, यहाँ हर आदमी अपना अपना डांस कर रहा है सिर्फ अपने पेट के लिए। कोई हल चला के कर रहा है, कोई कुछ बेच के कर रहा है, कोई ठेला चला के। आपने पवन सिंह को नचनिया कह दिया। भैया मैं क्या बोला कि अगर नचनिया मैं हूं तो वो लोग कौन है? वो भी उसी क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में मैं हूं भाई। तो उनका ऐसा तो नहीं कि वो अंतरिक्ष में उनका कार्यक्रम होता है और मेरा धरती पे होता है तो इसलिए मैं नचनिया हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे लगा जे नहीं, उनका कहने का जो लहजा था वो सही नहीं था, वो कहने का तरीका सही नहीं था। उसको कलाकार भी बोला जा सकता है। तो आपके जुबान में मैंने क्या बोला कि आपको किसी को सम्मान देना, जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करोगे सर, आप किसी को सम्मान दे ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो इंसान को खुद का सम्मान चाहिए, तो हमें आपका सम्मान करना पड़ेगा, तभी आप सम्मान। तो चुनाव के बाद सम्राट चौधरी जी से कोई मुलाकात नहीं हुई? अब तो बिल्कुल नहीं, मैं मिलने गया था अभी, जब नितिन नवीन जी जो हम अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय, उनके जन्मदिन में आप जन्मदिन में मैं पटना था, तो मुझे पता चला जे नवीन भैया पटना ही है। तो मुझे लगा जे नहीं, देखिए एक पार्टी और एक जाति से अलग हटके मैं एक इंसान भी हूँ सर, और मैं समाज का आईना, जो मुझे आइकॉन मानते हैं उनको मैं गलत दिशा नहीं दे सकता। तो नितिन नवीन जी से पहले से मुलाकात थी? नहीं, पहले से कोई मुलाकात मेरी नहीं थी। एक दो बार बात हमारी हुई है, जब वो विधायक हुआ करते थे। जी जी जी। तो उस समय बात हुई है मेरी, तो उसके वजह से मैं उनसे परिचित था, तो इसके वजह से मैं गया। और मैं गया तो वहाँ पे सम्राट भैया भी थे। तो भाई अब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो हैं नितिन नवीन जी हैं। मेरे एक इंसानियत के तौर पे, व्यक्तिगत रूप पे जो मेरा विचारधारा है, किसी से मिलना जुलना
कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे गए हैं तो अपने काम के लिए गए, नहीं, हम किसी को बधाई दे रहे हैं। इंसान दुख और सुखी में तो जाता है, एक खुशी की बात थी, आदमी गया मिलने के लिए, भगवान न करे उनके पास कोई दुख हो जहाँ मुझे उसमें भी जाना पड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन खेसारी भाई क्या है कि जो बीजेपी वाले हैं इनके पास कोई मिलने जाता है तो फिर उसके बाद वापस नहीं आता है, इसलिए कई लोगों को चिंता हो जिसको गई। लालच होगी वो ना वापस नहीं आएगा सर। हाँ। हमें क्या चाहिए उनसे? हमें ना नेता बनने का शौक है, ना ही हमें विधायक बनने का शौक है, ना हमें भाई हमें राज्यसभा जाने का शौक है। हमारे पास लालच होगी तब ना हम आपके पैरों में पड़े रहेंगे भैया। हमें भूख लगेगी तभी ना हम आपके होटल में बैठेंगे। बिल्कुल। हमें भूख ही नहीं है तो भाई हम होटल में क्यों बैठे? हमारे पास अपना घर है जहां हमारा पेट भर रहा है। मैं अपने जीवन में खुश हूं, मैं कलाकारी करके खुश हूं, गा के खुश हूं, डांस करके खुश हूं, कुछ करके खुश हूं, रियलिटी शो करके खुश हूं, हर चीज तो कर ही रहा हूं, जीवन में मिल ही रहा देखिए है। अब तो बिहार का चुनाव तो हो गया, अब यूपी का भी चुनाव आ रहा है। हाँ। तो अखिलेश यादव जी से बातचीत होती है अभी भी? मेरी बड़े व्यक्तिगत संबंध है अखिलेश भैया से, और मैंने जीवन में बहुत नेता देखा, लेकिन मैं एक बड़े भाई के तौर पे उनको इतना प्यार करता हूं क्योंकि आप जब उनसे मिलिएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो नेता है, वो एक बहुत बेहतर इंसान है। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर। मुझे नहीं लगता कि एक नेता वाला गुण उनके अंदर है। वो इंसानियत को समझते हैं। मैं जब भी गया हूं मुझे उन्होंने कभी ये सलाह नहीं दी कि बाबू तुम नेता बनो। उन्होंने हमेशा से मुझे गाइड किया कि बाबू आप हमेशा कलाकार बन के रहो, कलाकार आप अच्छे लगते हो। हाँ, उन्होंने बोला मुझे कि आप कलाकार बहुत अच्छे हो और कलाकार अच्छे लगते हो, ये दुनिया आपके लिए नहीं है, आप सच्चे आदमी हो, आप अपना काम करो। तो आपके असली शुभचिंतक तो अखिलेश यादव जी बिल्कुल है। वही तो मैं बोला कि उनसे बड़ा शुभचिंतक कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने मुझे जो प्यार सम्मान दिया, मैं अखिलेश भैया के लिए मुझे अपना खून देना पड़ेगा ना, मैं दे दूं फिर भी कम पड़ेगा। वो इतने बेहतर एक मोटिवेशनल इंसान है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है। क्योंकि आप जब यहां से सही होते हो ना भैया तो आप बहुत दिल से बोलते हो, तो यहां से क्लियर होना बड़ा जरूरी है। मैं क्यों आपको हर बात का जवाब दे पा रहा हूं? बिल्कुल, क्योंकि मुझे यहां से मैं बोल रहा हूं, कुछ लिखित नहीं है। और ये सारे शब्द आपके हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि इंटरव्यू में मैं भी देखता हूं, लोग पहले ही बोल देते हैं कि भैया ये मत पूछिएगा, वो मत पूछिएगा, यहां से मत पूछिएगा। देखिए ये बात मैं साफ कहूंगा, मैंने सारे सवाल आपसे पूछे और आपने किसी सवाल का जवाब देने से कोई गुरेज नहीं किया। क्यों करूं? क्योंकि मैं सच हूं, मुझे पता है सर, तो मुझे क्यों? तो एक तरफ अखिलेश यादव है जो कहते हैं कि खेसारी आप अभिनेता अच्छे हैं, गायक अच्छे, और एक तरफ लालू प्रसाद यादव है, वो कहते हैं कि आप चुनाव लड़ लो। नहीं, वो बातें अच्छा, देखिए। लालू प्रसाद यादव जी के साथ जो आपकी मुलाकात हुई पहली बार जब उनसे मिले, वो क्या किस्सा था, क्या माहौल था? सर क्योंकि लालू जी के बारे में मैं सुना था उनके बारे में। हाँ। और मैं पहली बार जब मिला तो आपको पता ही हो सकता है कि वो भाव क्या होगी सर। एक भक्त और भगवान की भाव हो जाती है। हाँ। जब अपने चहेता आदमी से आप मिलते हो तो वो भाव बहुत प्यारा क्या था। लालू जी ने क्या नहीं, उन्होंने एक पिता के तौर पे, मुझे तो पहली बार उनसे मिला भी तो उनका तबीयत खराब था। हाँ। और वो मुंबई में अस्पताल में थे। हाँ। तो हमारे छपरा से बहुत सारे लोग गए थे। हाँ। तो बहुत क्लोज हैं वो लोग। तो उनका खाना पीना रहना सारा कुछ मैं ही करता था। तो 6-7 दिन सारी चीजें व्यवस्था मैंने ही की थी। तो उसी दरमियान में चाचा से मिला था। और बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं महसूस होने दिया उन्होंने कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। वो गले लगाना और बोलना बहुत अच्छा गाते हो तुम, अच्छा लगता है तुम्हें, सुनता हूँ खेसरिया हाई गाना तुम बहुत अच्छा लगेला। तो मुझे लगा कि नहीं यार, एक पिता ही आपको इतना किसी गाने शाबाशी के दे बारे में सकता। भी उन्होंने बताया कि कौन सा गाना अच्छा लगता है उनको, ऐसा कुछ बताया? हाँ, मैं कि हमरो के लग ही सुता लिया मैं बेटा और पी के रोज करेला डरामा, एक बार 2 लाइनें गा दीजिए ना। सैया लइका नियन सुत जला कोरा में, ये तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है, ये सब हम लोगों के लिए गाया करो, क्योंकि वो ट्रेडिशनल चीजें थी। अच्छा, लालू जी ने ये बात कही। हाँ, तो वो उनको ये 2 सारी लाइन में चीजें जरूर सुनना चाहूंगा जो लालू जी को पसंद है गाना। कि हमरो के लग ही सुता लिया बेटा और पी के रोज करेले डरामा। ये गाना था, तो चाचा ने जिक्र किया था पहली बार जब मिले थे। तो मैं खुश हुआ कि चलो एक पिता के तौर पे इन्होंने मुझे आशीर्वाद और सम्मान दिया। इससे मुझे क्या चाहिए? भगवान ने भाई धन दिया, संपत्ति दी, शोहरत दी, गाड़ी दी, घोड़ा दी, लोगों के अंदर सम्मान दिया, लोगों का प्यार मिला मुझे। भगवान की तरह मैं जनता को पूजता हूँ और भक्त की तरह मुझे अपने गोद में रखती है। मुझे सर अब दुनिया से चाहिए क्या? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अभी संत नहीं हुआ हूं क्योंकि मेरी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ है। इच्छा है, क्योंकि इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। मेरी इच्छाओं का अंत
मेरे लिए हो सकता है, बट अभी लोगों के लिए करना है, इसलिए इच्छा जाहिर है और प्रयास करता हूं कि कुछ मदद लोगों का। आप कहते थे कि बॉलीवुड में आप नहीं जाएंगे, तो अभी भी ये कहते हैं? देखिए, बॉलीवुड में कलाकार के तौर पे मेरे लिए कोई भाषा मायने नहीं रखता भैया। मुझे लगता है कि कलाकार के तौर पे मेरे लिए हर भाषा और मेरी अपनी है, क्योंकि एक कलाकार हूं मैं। कलाकार का कोई आकार नहीं होता। मैं प्रयास करूंगा, मुझे जो चीज़ मिलेगा मेरे किरदार के लिए, दुनिया चाहेगी कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो वो मेरे लिए एक लड़ाई होगी और उस लड़ाई को जीतना चाहूँ। बॉलीवुड में भी आपने गाने गाए, 2 गाने गाए आपने। पनवाड़ी गाया था मैं। हाँ, पनवाड़ी। और उसका बहुत प्यारा रिस्पॉन्स था। कमाल के नेचर वरुण धवन जी, हाँ, कमाल के नेचर। वरुण धवन। इतने बड़े स्टारडम के बावजूद भी उनसे जब मैं मिला तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी एक इतने बड़े स्टार से मिल रहा हूँ। अच्छा, क्या ये हुआ भाव था? होता है, क्या ये हुआ सब था? सीखने बताइए। की बातें हैं। क्योंकि वरुण धवन वो तो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और आप भोजपुरी के सुपरस्टार, तो वो पहले से सुनते थे, देखा था उन्होंने आपको, क्या हुआ था? सर, उन्होंने महसूस होने ही नहीं दिया कि वो मुझे नहीं जानते और मैं उनको नहीं जानता। अच्छा। देखिए, मानना और जानना दोनों बड़ा फर्क होता है। हाँ, किसी को मानना अलग विषय हो गया, जानना अलग विषय हो गया। उन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनको नहीं जानता, और उनको मैंने भी महसूस नहीं होने दी कि मैं उनको नहीं जानता। तो हृदय की मिलन अगर हृदय से होती है ना, तो सर उसमें किंतु परंतु नहीं होता है। सबसे पसंदीदा एक्टर कौन है बॉलीवुड में? गोविंदा जी। गोविंदा जी। उनसे मिलना हुआ कभी? हाँ, एक बार मिला था। तो पहचानते थे आपको? नहीं, वो मुझे शायद जानते होंगे, कब की नहीं बात पता। है जब आप मिले होंगे उनसे? 4-5 साल 6 साल पहले की, 4-5 साल पहले की बात। क्या बात हुई सारी भाई? सर, मैं तो देखते ही ब्लैंक हो गया, क्योंकि मैं उनको गुलाब के फूल की तरह, मैं कभी मिलना ही नहीं चाहता था उनसे। क्यों? मैं जिसको आइकॉन मानता हूं उससे मिलना नहीं चाहता। ऐसा क्यों? रीज़न कि मैं नहीं चाहता कि उसकी कोई भी कमी मुझे समझ में आए और कोई भी कमी मुझे पता चले जिससे मैं उनसे दूर हो जाऊं। वाह। मैं उनको गुलाब के फूल की तरह हमेशा से मानता हूं। मैं छूना नहीं चाहता, ताकि वो भी बिखर जाए मेरे दिल में और मैं चूर चूर हो जाऊं। इसीलिए जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूं, मैं प्रयास करता हूं उससे ना मिलूं, ताकि मैं जब तक जीऊं मरूं तो उसकी यादों को और उसकी उस खूबसूरती को अपने साथ लेके जाऊं, किसी को पता ना। तो आपने गोविंदा को क्या कहा? आपने गोविंदा जी से जब मिले? मैं उनसे मिला, लेकिन बहुत देर तक नहीं मिला, ताकि मैं नहीं चाहता था उनसे ज़्यादा देर तक बात करूं, ज़्यादा देर तक मिलूं, ज़्यादा देर तक बैठूं, क्योंकि जो सम्मान है ना वाजिबी बरकरार है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही इस यादों को और उस खूबसूरती को लेके मैं दुनिया से जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात आपने की। हाँ। तो अगर हीरोइन अभिनेत्री की बात करें, बॉलीवुड की कौन अभिनेत्री आपको सबसे? माधुरी जी। माधुरी जी। हाँ। धक धक गर्ल। नहीं, उनका साजन का जो गाना था, देखा है पहली बार साजन की आंखों में। ओह, कब सुनते थे गाना ये? वो मैंने सुना था, उसके बाद 1, 2, 3 जो सुना था। और उनकी एक्टिंग और डांस का तो कायल सब है। वैसी एक्ट्रेस अभी अच्छा, तक नहीं। एक बात बताइए, जो आपने गाना बताया कि साजन का जो गाना बड़ा हिट गाना था, उस समय हम लोग छोटे तो थे, आप क्या स्कूल में थे उस वक्त या कहाँ थे? बहुत छोटे थे सर। स्कूल जाने का बहुत कम मौका अच्छा। मिलता था, बस सुनते थे, तो गाना कहीं सुन लेते थे, नहीं, तो दूर सुनाई देता था। आपने कब देखा साजन की आंखों में प्यार पहली बार? हम लोगों को मैं ये जब नहीं पूछूंगा कौन था, लेकिन कब पहली बार प्यार हुआ आपको? मुझे प्यार सर, कभी सच में इतनी बताएं। गरीबों को प्यार थोड़ी होता है सर। अरे आप अमीर आदमी हैं। नहीं। दिल से तो आप पहले से अभी अमीर तो हैं। जब प्यार होने के टाइम है, सब अमीर बना तो सर उस समय तो बीवी आ चुकी थी। उस समय तो मुझे मेरे बच्चे हो गए थे, बहुत सारी मेरी बेटी हो गई थी। तो अभी यानी गाना ही रह गया, देखा है पहली बार। हाँ, बस ठीक है, वो अच्छा है। हम अब उसी से सीखे हैं कुछ और जीवन कर रहा है। तो माधुरी जी से मिलने का मौका मिला कभी? नहीं, माधुरी जी से नहीं मिला, और मैं चाहता भी नहीं। मैं क्या बोला हाँ। कि मैं जिनको बहुत मानता हूं ना, जिनको आइकॉन मानता हूं ना, उनसे मिलना ही नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि उनकी कोई भी, मान के चले कि मैं मिलने गया, हो सकता है जो उन्होंने मुझसे हाथ नहीं मिलाई, या हो सकता है कि उन्होंने दरकिनार कर दिया, अरे हटाओ यार, चलो हटो। होता है ऐसे, क्योंकि जब एक स्टार कलाकार जब बहुत भीड़ भाड़ में होता है ना, या प्रेशर में होता है ना, तो वो गलती करता नहीं है, हो जाता है वो। क्योंकि हम लोग के साथ भी ऐसे होता है। बिल्कुल। कि बहुत सारी चीजें आदमी निकल जाता है और किसी को नजरअंदाज, हमने देखा ही नहीं, लेकिन उसको ये लग जाएगा कि यार इन्होंने मुझे नजरअंदाज कर लिया, तो हो सकता है उसके नजर में मेरी छवि खराब हो जाए। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं जिसको मानता हूं वो कभी मेरे से मिले और मैं उससे मिलूं, ताकि उसकी यादें और उसकी खूबसूरती जो है, जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे साथ जाए
और वो मरते दम तक मेरे साथ रहे। खेसारी भाई, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं और इतना आपने नाम कमाया, ये बताइए कि क्या आप बॉलीवुड में जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मुंबई में आना जाना होता है बॉलीवुड स्टार्स के साथ? हाँ बिल्कुल, तो सबसे क्या मेरा कभी कभी आपको वो, मैं दो दौर आपके जानना चाहूंगा, दो एक्सपीरियंस जो आपका सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस हो, आपको गर्व हुआ हो कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का ये मान सम्मान है और बॉलीवुड भी इसको मानता है, या कभी आपको ऐसा कोई मुश्किल दौर देखने को मिला हो जब आपको लगा हो कि नहीं, अभी उस मुकाम पर पहुंचना है? हर दौर मुश्किल ही होता है सर। कोई घटना आपके और अगर मुश्किल नहीं है तो समझिए कोई दौर नहीं है जी। हर बदलाव में आपको कुछ ना कुछ बनने का मौका मिलता है, और हर बदलाव में मुझे मिली है, और मैं हर चीज़ को चैलेंज के रूप में ही करता हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है बॉलीवुड में कि बॉलीवुड एक्टर्स हैं, भोजपुरी एक्टर्स हैं, मिलना जुलना सब जनरली मिलता है आदमी, उनका अपना विषय, मेरा अपना विषय। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई शक्ति है, नहीं, कोई अहम भी तो होता है कि हम ये है, हम वो है। नहीं सर, अहम जो हमारा है ये नहीं, उसके लिए अहम क्या करना है? स्टारडम किसी की बपौती थोड़ी है सर। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास, ये कल पहले किसी और के पास थी। आप बोले ना अभी कि किसी दौर में मनोज तिवारी थे, रवि किशन थे, ये थे, आज आप हैं, कल कोई और आएगा। तो जो मेरा है ही नहीं उस पर अहंकार क्यों करना है? मुझे पता है कि जब तक सांसें चल रही है मैं बेहतर प्रयास करूं, अहंकार नहीं। अहंकार करने का वक्त नहीं है, प्रयास करने का वक्त है, यही बनने का वक्त है सर। बिगाड़ने के लिए तो दुनिया खड़ी है ना। आपका जीवन इतना संघर्षों से भरा पड़ा और इतनी अच्छी चीजें जो आपने बताई इस बातचीत में भी, कोई एक ऐसी चीज अगर आपको अभी तक का जो आपका जीवन है, अगर आपको ऐसा मौका दे, एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि कोई आपको मौका ये दे कि आपके पास ये आपके पास फिर से दोबारा वो मौका मिल रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप ठीक करना चाहेंगे जो घटित हो चुकी है? होता नहीं ऐसा कई बार कि यार अगर मैं उसको ये कर लिया होता तो आज ये होता, कोई ऐसी कोई नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अफसोस किसी चीज का नहीं होता। किसी चीज का तो अफसोस किसी चीज का नहीं, किसी चीज का अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं जो बीत गया ना सर, उस पर अफसोस करने से लौटता नहीं है, तो फिर मैं उसको याद ही नहीं करता। आगे मुझे बेहतर क्या करना है मैं उस पर विचार करता हूँ। मैं हर दिन आज जीता हूँ, आज है मेरे पास, कल ना आपको पता, ना मुझे पता, ना इस पूरी दुनिया को पता है, तो कल के लिए आज खराब करने का कोई मतलब है नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। इसलिए आज जीता हूँ। तो अब ये बताइए आखिर में आपका सबसे पसंदीदा भोजपुरी गाना, मैं चाहूंगा उसकी 2 लाइनें मुकम्मल पूरे हम सुनना चाहेंगे और दर्शक भी सुनना भोजपुरी की जो ठुमरियां होती थी, जो भी आपके दिल के जो भी पसंदीदा, चाहे वो आपका हो किसी और का हो, लेकिन जो आपको मैं लालू चाचा का ही पसंद है। मेरा अपना खुद ही का गाना पसंदीदा है। हाँ। सैया लाई कहानियां सूत जाला कोरा में दिया के जोरा में ना, यही गाना था जो मेरा पसंदीदा था और बहुत प्यारा था। ये लालू चाचा को भी पसंद था, बड़ी मेरे घर की मम्मी को भी पसंद था, मेरे पापा को पसंद था। तो ये सब ट्रेडिशनल चीजें थी जो पसंद था उनको, और मेरा भी पसंदीदा, और आज भी बचा के रखेंगे। हाँ खेसारी भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। और जिंगाबाद में आप आए और मैं चाहूंगा अगली बार फिर आए, आप बार बार आए जरूर, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।